अच्छा भाई, शुरू करते हैं अगेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब खैरियत से हैं? अच्छा, तो लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्लास थी ना हमारी, आज सेकंड है। क्या क्या पढ़ लिया था? HTML में बुक के कितने चैप्टर पढ़े थे? दो पढ़ लिए थे। सही है। अच्छा, इसके अलावा असाइनमेंट भी दिया था आपको, कर लिया सबने? तो ये असाइनमेंट वन था, समझ में आ गया था ना क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने बना लिया। 104 लोगों ने बना लिया है और अभी भी 34 लोग हैं जो नहीं बना पाए। क्यों? चैप्टर 2 जो है थोड़ा कंप्लीट ही हुआ था कुछ। हाँ सही, कर लेंगे आज। तो किस किस की आज पहली क्लास है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्यों भाई, पिछली क्लास में कहाँ थे? मैं लास्ट क्लास में ही सबको बता रहा था, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। तो मुझे भी छुट्टी करनी थी, मैं भी आ गया फर्स्ट क्लास में। तो आप लोगों ने पहली क्लास में ही छुट्टी कर ली। चलो अब आइंदा ना हो भाई छुट्टी। भाई देखें, देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना यहाँ पे रेगुलर आना है। ठीक है, अब देखें क्या नाम है आपका? क्या हुआ हाथ पे? देखें बाइक लग गई, हाथ पे पट्टी बनी हुई है, क्लास लेना है। ठीक है, तो ये वाला जज्बा चाहिए सबका। वरना देखिए कोई जो सुस्त होता है ना, जो पढ़ना नहीं चाहता, तो वो इसकी पिक्चर लेके भेज देता कि तो यार मेरे लग गई और मैं छुट्टियों पे हूँ। क्लास एक ही होती है यार हफ्ते में। अगर ये भी ऑफ कर लेंगे तो फिर हम 15 दिन बाद मिला करेंगे, 15 दिन बाद। तो देखिए कितनी हैरत की बात है। तो अगर दो क्लास ऑफ कर लेंगे तो इसका मतलब समझे पूरा महीना बाद मिलेंगे। तो इस वजह से छुट्टी ना, इसमें जो है ना, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है छुट्टी की जरा भी। तो कोशिश करके रेगुलर हो जाए, हर क्लास में आपको आना है। ठीक है, और आगे जाके कभी ऐसा होगा तो ज़रूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा क्लास भी रखा करेंगे कि कोई दिन ऐसा ले लिया जिसमें हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल हो और सब आ सकते हो, तो रख लिया करेंगे। कोई मसला नहीं है उसका भी। ठीक है, लेकिन ये अभी हफ्ते में एक क्लास हो रही है तो इसमें लाजमी आए। अच्छा, अभी सबने जिप फाइल बना के सबमिट की होगी, ऐसा ही? कौन कौन ऐसा है जिसको जिप फाइल बनाना ही नहीं आती? सही से हाथ उठाएं जिसको नहीं आती। देखिए दो चार लोग हैं। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा ना पीछे हैं दौड़ से, जो दौड़ चल रहा है ना उससे पीछे हैं आप। तो थोड़ा कोशिश करें कि चीज़ों को ना समझें, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो जिप फाइल क्या होती है कि अगर हमारे पास एक फाइल होती है ना, तो वो तो हम कहीं पर भी सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हमारे पास एक की जगह 5 है या 10 फाइल हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सारी फाइलों को उठा के एक फाइल के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि जिप बना देना। ठीक है भाई, उसके एक जिप फाइल बन गई, और तो अब वो एक फाइल बन गई 5 फाइल की। तो जब आप उस किसी को वो एक फाइल भेजेंगे, वो अपने पास उसको दोबारा से ओपन करेगा तो उसके पास दोबारा से वो 5 फाइल आ जाएंगी। तो ये जिप फाइल बनाना होती है। ठीक है, तो ये बनती कैसे है? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है विंड्रार के नाम से, ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे लिख देंगे कि भाई कि किस तरह से हम बनाएं जिप फाइल, तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस एक क्लिक करना होता है, आपने बन जाती है। फाइल सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, वहाँ पे लिखा हुआ होता है जिप फाइल, इस तरह करके कुछ, वहाँ पे उस पर क्लिक किया, आपकी जो फाइल्स है वो जिप बन गई। लेकिन अब इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं जिप बनाने की। आज ही ना हम वेब होस्टिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप जो भी असाइनमेंट बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वो एक ऑनलाइन सर्वर पे आप उसको डिप्लॉय कर दें और उसका एक लिंक बन जाए। पहले किस किस को पता है इस चीज़ के बारे में? देखें काफ़ी लोगों को पता भी है। ठीक है, तो हम आज ये देख लेंगे थोड़ा सा। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, तो आप फाइल नहीं, आप क्या करेंगे, सिर्फ वो लिंक दे देंगे। ठीक है, तो फिर उस लिंक पे कोई भी जाके क्लिक करेगा तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो खुल जाएगी हमारे पास। ठीक है, वो ऐसा लिंक बन जाएगा, आप उसको इंटरनेशनली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी को भी आपने भेज दिया,
उसने उस लिंक पे क्लिक किया, आपका बनाया हुआ जो भी असाइनमेंट था, वेबसाइट थी, वो ओपन हो गई। ठीक है, ये आज हम थोड़ा देख लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने नोटपैड पे करा था, तो आज हम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि भाई सब डाउनलोड वगैरह करके आना। कर लिया था? ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये बहुत जबरदस्त है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्स्ट एडिटर है। विजुअल स्टूडियो कोड इसका नाम है और ये बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है भाई, ये देखें डेवलपर जो आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है और 2015 में इनिशियल रिलीज हुआ था ये। ठीक है भाई, तो ये सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कोड वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसा नहीं यही है, लेकिन ये सबसे मतलब टॉप पे है ये। मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होता है पूरी दुनिया में वो यही वाला सॉफ्टवेयर है और सबसे आसान भी है और इसके अंदर चीजें भी बहुत सारी हैं जो हमारे हमारे लिए काफी आसानियां पैदा करती हैं। तो ये इसका लिंक है भाई, आपने गूगल पे लिखा विजुअल स्टूडियो कोड और आप इसके लिंक पे जाके आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड जो करेंगे ना, वैसे तो ये आपको ना आपके सिस्टम की जो भी स्पेसिफिकेशन होगी वो खुद देख के ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा यहाँ पे खुद। अच्छा, अगर तो आपके पास विंडोज वगैरह या सिस्टम वगैरह थोड़ा ओल्ड है तो फिर क्या करेंगे आप, उसके हिसाब से गूगल पे सर्च करके कोई स्पेसिफिक वर्जन उसका डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है भाई, अगर फिर भी ना चले तो फिर आप नोटपैड प्लस प्लस करके क्या कहते हैं, एक ऐप है, एप्लीकेशन है इसी तरह की, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट होता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नोटपैड प्लस, तो मेरे ख्याल से ये विंडो में बाय डिफॉल्ट भी आता होगा अब नई वाली, या पता नहीं। ठीक है, तो ये है, ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये तो तकरीबन हर जगह चल जाएगा मेरे ख्याल से। वैसे विजुअल स्टूडियो कोड सबके पास चल जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। विंडोज 7 जिसके पास होगी उसके पास हो सकता है थोड़ा मसला आ जाए, वरना हर किसी के पास ये बड़े आराम से चलेगा। अच्छा, इसको डाउनलोड करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको आता होगा। कोई भी चीज़ कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो है हम डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको फिर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसका सेटअप चलाएंगे और जो भी आपसे बोल रहा है आप उसको नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपसे पूछता है कि भाई डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बनाना है या नहीं, तो आप उस पर चेक लगा दिएगा, हाँ भाई बना दो, और फिर नेक्स्ट करके उसको फिनिश कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आइकन आ रहा होगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है भाई, अच्छा अब इसके फायदे क्या क्या होंगे, ये हम क्यों यूज करने जा रहे हैं। देखिए, नोटपैड से भी वैसे हमारा काम हो रहा है, हमने असाइनमेंट बनाया पहला नोटपैड के ऊपर, लेकिन नोटपैड पे क्या है, हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, एक एक चीज खुद लिखनी पड़ रही है। फाइल बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है कि एक फाइल बनाओ, उसको सेव करो, फिर दूसरी फाइल जाके दोबारा से बनाओ, फिर उसको सेव एस करके फिर लोकेशन बताओ, फिर सेव करो। और कोड फॉर्मेटिंग जो है, मतलब जो अच्छे कोड लिखने की जो प्रैक्टिस है वो इसमें करना थोड़ी मुश्किल होती है, नोटपैड में खुद से करनी पड़ती है। स्पेस दे के कोड लिखना, लाइन छोड़ के कोड लिखना, सॉफ्टवेयर जो है ना ये सारी चीजें खुद करेगा। शॉर्टकट की होगी वो आप प्रेस करेंगे, वो आपके कोड को खुद अच्छा कर देगा, आप जैसा भी लिखें। इसके अलावा वो आपको HTML के एलिमेंट खुद बना के देगा। आप बोलेंगे मुझे H1 चाहिए, तो आप लिखेंगे सिर्फ H1 और वो आपको सजेशन देगा कि भाई ये आ गए H1, और H2 भी है, H3 भी है मेरे पास, वो सब बता देगा। आप इंटर करेंगे H1 पे, वो H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग खुद बना देगा। ठीक है, तो इतनी सारी आसानियां हमें इससे मिल रही है। अच्छा, और भी बहुत आसानियां हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ऐसा ना हो कि अभी हमने पढ़ा है नहीं और अभी से शॉर्टकट कीज और आसानियां हम देखना शुरू कर दें। वालेकुम सलाम। ठीक है भाई, तो अभी जो है ना थोड़ा बहुत देखेंगे करके, अभी बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो जाएंगे कि हम सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाय कर लें कि यार नहीं इसके बिना तो मैं करूंगा ही नहीं काम, ये होगा तो मैं काम करूंगा। क्योंकि देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है ना इशू भी करता है, कभी कभार मसला भी करता है, हो सकता है किसी के पास सही से चले ना। ठीक है, जो ये इंटेलिजेंस देता है, सजेशन देता है कोड लिखने की, वो ना दे, तो आप बोले यार नहीं मुझे HTML समझ में नहीं आई, तो ये वाली बात नहीं होगी। ठीक है भाई, HTML आपको आती है, सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपका टाइम बचा रहा है। ठीक है, वरना सॉफ्टवेयर के बगैर भी हम नोटपैड पे पूरा कोड लिख रहे थे।
अच्छा, अब इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी काम करना आपने शुरू करना है तो सबसे पहला काम ये क्या करना था आपने, एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और आज की डेट के हिसाब से मैं इसका नाम रख देता हूँ 18/6 और 2023। ठीक है भाई, तो कभी भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। और अब आपका जो भी काम होगा वो कहाँ होगा, उस फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, कभी भी इस फोल्डर के बाहर आपने कोई काम नहीं करना, जो भी काम करना है ना वो इस फोल्डर के अंदर करना है, एक वेबसाइट का, एक असाइनमेंट का। ठीक है, तो ये अभी से याद रख लें, ये एक रूल है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे या जब भी कोई आप असाइनमेंट बनाएंगे तो जितना भी उसका काम होगा वो सारा एक फोल्डर में रहते हुए होगा, फोल्डर के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब फोल्डर बनाने के बाद क्या काम है कि ये जो मेरा फोल्डर है मुझे इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लेना है। फोल्डर को, हमारा जो फोल्डर है ना वो खुल जाता है कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो। जैसे अभी फोल्डर यहाँ पे खोला हुआ है ना मैंने, यहाँ की जगह मैं इस फोल्डर को खोल लूंगा विजुअल स्टूडियो पे। अच्छा, अब ये खोलने के लिए दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जिसमें सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने ये फोल्डर बनाया, आपने इसको ड्रैग किया यहाँ से फोल्डर को। ठीक है, ये ड्रैग किया और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आपको नजर आ रहा है इस पे लाके आपने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके इस फोल्डर को इस सॉफ्टवेयर के अंदर खोल देगा। अच्छा, ये वार्निंग देगा तो आप इसको यस करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब पता किसे चलेगा कि भाई हमारा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें टॉप के ऊपर आपको फोल्डर का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ही है, ये रहा। जो भी आपने नाम लिखा है ना फोल्डर का वो यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, जब आप वेरीफाई कर लें कि भाई फोल्डर खुल गया है उसके बाद काम स्टार्ट करना है, उससे पहले काम स्टार्ट नहीं करना। वरना ऐसा भी होता है कि आपने फोल्डर खोला वो नहीं खुला, कोई और फोल्डर खुल गया जो पहले से उसकी हिस्ट्री में सेव था। ठीक है, और आपने वहां पे काम स्टार्ट कर दिया और आप बाद में जब आपने विजुअल स्टूडियो बंद करा तो आप ढूंढते रहेंगे कि काम कहाँ गया। तो जो भी आपने फोल्डर बना के विजुअल स्टूडियो कोड में खोला तो सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लेना है कि भाई हमारा जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया है। क्लियर है? अच्छा, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस फोल्डर पे करेंगे राइट क्लिक और इस पे एक ओपन विथ का ऑप्शन आता है। अच्छा, हो सकता है कि भाई किसी के पास आ रहा हो किसी के पास नहीं आ रहा हो ना, इसमें मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। अच्छा, शो मोर ऑप्शन का भी है इसमें ना सीन, ओपन विथ नजर आ रहा है नहीं? अच्छा देखिए, ओपन विथ आएगा। अच्छा, ओपन विथ अगर आपके पास आ रहा हो तो उस पर जाके फिर वो आपको ऑप्शन देगा ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप उस पर ओपन कर लेंगे। वो दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आइकन पे खोल लिया और आपके पास ना ये वेलकम स्क्रीन आ रही होती है, इसको अभी इग्नोर करें। ये इस वजह से आ रहा है फोल्डर क्योंकि हमने पहले से खोला हुआ था, हिस्ट्री सेव है इसके अंदर। तो आपके पास ना ये वेलकम स्क्रीन आ रही होगी शुरू में। तो अब यहाँ पे देखें स्टार्ट की जो हेडिंग है इसके नीचे दो ऑप्शन है, न्यू फाइल, ओपन फाइल और ओपन फोल्डर। तो आप क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर पे और जो भी आपके फोल्डर की लोकेशन है वहां पे जाके आप अपने फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोबारा से ये आपका फोल्डर जो है यहाँ पे खुल जाएगा और फिर से आप इसको वेरीफाई कर लेंगे कि भाई ये मेरे फोल्डर का नाम यहाँ पे आ गया, इसका मतलब सही से मेरा फोल्डर खुल गया है। ठीक है भाई, ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका इसमें क्या है, थोड़ा सा प्रो वाला। ठीक है भाई, ताकि लगे आप प्रो हो गए भाई थोड़े ना। तो फोल्डर के अंदर आके फोल्डर के अंदर आ जाना है इस वाले में ना, और ये जो ऊपर फोल्डर का पाथ लिखा हुआ होता है यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। इस पाथ को हटा के आपने यहाँ पे टाइप करना है CMD। ठीक है भाई, जैसे इंटर करेंगे ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, इसमें आप एक कमांड लिखेंगे जिसका नेम है कोड स्पेस डॉट।
ये कमांड क्या करेगी, आपके इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल के दे देगी। ठीक है भाई, ये कौन सा तरीका था, 14 तरीका। तो अब आपको जो आसान लगे, जो आप समझते हैं मुझे ये समझ में आ गया, मैं इससे फोल्डर को ओपन कर सकता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, वैसे ज्यादातर जो है ना भाई, लोग ये वाला भी इस्तेमाल करते हैं, कोड डॉट वाला, और दूसरा फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, कि भाई यहाँ से हमने फोल्डर उठाया, यहाँ पे लाके हमने इसको ड्रॉप कर दिया और ये खुल गया। ठीक है भाई, क्लियर है भाई ये चीज सबको? किसी का कोई सवाल अभी तक नहीं है? यहाँ पे वॉल्यूम है, थोड़ा सा तेज कर। पीछे पीछे वो टेलीफोन के पीछे, अरे उसमें थोड़ा सा घुमाओ उस तरफ। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यार इस फोल्डर में अब हम फाइल कैसे बनाएंगे। पहले हमने देखे फाइल कितनी मुश्किल से बनाई थी। नोटपैड खोला, नोटपैड पे टेक्स्ट लिखा, उसके बाद फाइल में जाके सेव एज किया, लोकेशन सेलेक्ट की, फिर ऑल टाइप सेलेक्ट की, और उसके बाद फाइल का नाम रख के सेव किया। ऐसा ही था। अब इसमें देखें फाइल बनाना इतनी आसान हो गई, ये जो आपके फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसी के बराबर में दो ऑप्शन है, एक न्यू फाइल का और एक न्यू फोल्डर का। अगर आपने फाइल बनानी है तो आप क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, तो ये आपको ये ऑप्शन दे देगा कि भाई फाइल का नाम बताओ। तो यहाँ पे आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ना ऑल टाइप ना कुछ, बस आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है विथ एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, index.html। अच्छा, डॉट नहीं आया, index.html। अच्छा, जब ये HTML की फाइल बन जाएगी ना, तो इस तरह ये ऑरेंज कलर के ब्रैकेट भी आपको दिखा देगा वेरिफिकेशन के लिए कि भाई हाँ ये HTML की फाइल है। ठीक है भाई, तो इस तरह आपने फाइल का नाम रख के फाइल यहाँ पे बना दी। अच्छा, फाइल और फोल्डर वगैरह का मैंने आपको बताया था कि भाई कभी भी फोल्डर बनाएं तो उसमें स्पेस ना हो नेम में। ठीक है, वैसे तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है कि आगे के लिए आपके काम आएगी। सेम ये चीज फाइल, अगर आप कोई फाइल बनाएं तो फाइल के नेम में भी स्पेस ना दे। जिस तरह भाई मैं अपने नाम से एक फाइल बना दूं, गौस अहमद मेरा नाम है, मैंने कहा भाई गौस स्पेस अहमद डॉट HTML। अब गौस अहमद के बीच में स्पेस आ गया, तो ये वाली चीज नहीं करनी, हमें एक नाम रखना है फाइल का, या तो गौस अहमद मिला के रख दे, एक साथ रख दे, कोई मसला नहीं है, स्पेस नहीं दिएगा। ठीक है, पूरी फाइल के नेम में कहीं पर भी। ठीक है, तो अगर आप स्पेस देंगे तो हो सकता है आपको आगे जाके प्रॉब्लम आए। अच्छा, अब हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे HTML का सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए पूरी फाइल इसने हमें खोल के दे दी राइट साइड पे। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम देखें HTML का स्ट्रक्चर बनाते थे कि पहले HTML का टैग ओपन क्लोज करते थे, फिर HTML के अंदर कौन कौन सा होता था, हेड और बॉडी, दो टैग होते थे। हेड के अंदर क्या लिखते थे, टाइटल। टाइटल क्या होता है, पेज का नाम, जो कि पेज के टॉप पे भी शो होता है, और जब हमारा पेज गूगल पे लाइव हो जाता है तो वहां पे भी शो होता है। ऐसा ही है भाई। और भी काफी चीजें लिखते हैं हेड के अंदर, जो कि आगे देखेंगे हम कि किस तरह लिखी जाती है। और बॉडी के अंदर जितनी भी HTML हम पढ़ रहे हैं वो सारी हम लिखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब बार बार स्ट्रक्चर बनाने में काफी मेहनत लगती थी, या दूसरी फाइल से जाके हम उसको कॉपी पेस्ट करते थे। अगर हमें 4 फाइल बनानी है तो हमने क्या किया, एक फाइल में स्ट्रक्चर लिखा, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया चारों फाइल में। अब यहाँ पे ये फायदा, एक शॉर्टकट दिया हुआ है सॉफ्टवेयर ने ना, कि भाई आप यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करें, एक्सक्लेमेशन मार्क लाएं यहाँ पे, और देखिए ये आपको ना इंटेलिजेंस देगा सिंगल और ये ट्रिपल वाला। आपने सिंगल वाले को सेलेक्ट कर लेना है, या सिंपल आपने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करके आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये आपको पूरा HTML का स्ट्रक्चर खुद बना के दे देगा। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें नई आई हैं जो कि आपने नहीं देखी थी लास्ट टाइम, जिसमें देखें सबसे पहला एक टैग बना हुआ है डॉक टाइप HTML का, और लेस देन का साइन भी, ग्रेटर देन का साइन भी, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये टैग ऐसा ही होता है। तो इस टैग का मतलब है कि हम अभी HTML के सबसे लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, ब्राउजर को बताने के लिए। तो जब हम इस फाइल को ब्राउजर पे रन करेंगे कि तो ब्राउजर को पता चल जाए कि इस वक्त हम HTML के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं।
दूसरा इसमें आपको ये मेटा के टैग नजर आए, ठीक है भाई, ये किस लिए होते हैं, इससे हम काफी सारी चीजें पेज को अपने ना इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इस तरह टाइटल हमारे पेज को इंफॉर्मेशन देता है, तो इसी तरह पेज की डिस्क्रिप्शन भी होती है, पेज के अंदर कीवर्ड्स भी होते हैं, पेज के ऑथर का नाम भी होता है, पेज की एक्सपायरी डेट भी होती है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो हम मेटा के टैग को यूज करके यहाँ पे देते हैं। कैसे देते हैं अभी एचटीएमएल के आखिरी चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, और अभी हम इसको कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम अपनी वेबसाइट लाइव नहीं कर रहे। जब हम अपनी वेबसाइट लाइव करना सीख जाएंगे ना, कि भाई वेबसाइट कंप्लीट बना दी और अब इसको गूगल पे लाइव करना है, इंटरनेट के ऊपर लाइव कर देना है, तो तब जाके ये चीजें हमें काम आएंगी कि भाई डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। क्योंकि अभी तो कीवर्ड्स का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि लोग यूज नहीं कर रहे हमारी वेबसाइट को। जब यूज करेंगे तो फिर हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे, कीवर्ड्स भी देंगे और सब चीजें देंगे। अच्छा, बाकी सारी चीजें जैसी थी वैसी ही, यही बताया था आपको सब। हेड भी है, हेड के अंदर टाइटल भी है, बॉडी भी है, ठीक है, और एचटीएमएल का टैग भी बना हुआ है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट भी बाय डिफॉल्ट आता है लैंग्वेज का। अगर आप ये नहीं देंगे तो डिफॉल्ट पे ये इंग्लिश ही उठाता है, ठीक है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें लैंग्वेज दी गई है और इसकी वैल्यू जो है वो EN दी गई है, जो कि इंग्लिश है। क्लियर है भाई? फाइल कैसे बन गई फोल्डर में, सॉफ्टवेयर के अंदर, और फाइल के अंदर हमने स्ट्रक्चर कैसे बना लिया। अच्छा, एक और इसका फायदा क्या है कि भाई जब आप इसमें कोई HTML का टैग लिखते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा H1, इसको मैंने क्लोज किया, ओपनिंग टैग को, क्या हुआ, इसने क्लोजिंग खुद बना दिया। अच्छा, अब ये देखिए, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, वही वाला जो मैंने आपको बताया था। क्या रूल बताया था मैंने कि भाई जब भी ओपनिंग टैग बनाए पहले उसका क्लोजिंग टैग बन जाएगा, पहले उसका क्लोजिंग टैग बनाएंगे और बाद में उसमें लिखना शुरू करेंगे जो भी लिखना होगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर ये काम खुद कर रहा है। जब हम यहाँ पे H1 बना रहे हैं, ओपनिंग टैग क्लोजिंग वो खुद बना रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा भी करेगा कि भाई आप इसको ओपनिंग टैग भी ना बनाएं, आप सिर्फ H1 लिखें, और इसने यहाँ पे सजेशन दे दिया आपको, या कि आप एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं, आपने एंटर किया, ये बन गया आपका एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह की इसमें हजारों चीजें जो हमारे लिए आसानियां करती हैं, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आएंगे। अभी इतना काफी है, अभी इतने शॉर्टकट जो आपको मिल रहे हैं ये काफी है, ठीक है। अब दूसरा इसमें आप क्या कर लेंगे, अगर मेरा कुछ इस तरह से काम हुआ है, कोड मेरा थोड़ा आगे पीछे हुआ है, ठीक है भाई, देखें इस तरह ये एक हेडिंग हमारी आगे जा रही है, पैराग्राफ हमारा पीछे जा रहा है। अब हमें इसको सही करना है, स्पेस देके इसमें थोड़ा सा इसको सही करना है हमें, कि कोड हमारा जो है थोड़ा अच्छा हो जाए और सामने वाले को समझ में आए। तो इसमें एक ऑप्शन है, आप इसमें राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, और इसकी शॉर्टकट की भी है Shift+Alt+F। या तो आप यहां से सेलेक्ट करें या आप शॉर्टकट की प्रेस कर दें, तो ये क्या करेगा, कोड को हमारे बिल्कुल सही कर देगा, एक अलाइन कर देगा उसको, और इससे क्या होगा, हमारा कोड बहुत अच्छा हो जाएगा और देखने वाले को समझ में भी आएगा, हमें खुद भी समझ में भी आएगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ऐसा कोड लिख देते हैं कि जो हमें खुद समझ में नहीं आए। ये वही वाली बात है जो हैंड राइटिंग होती है ना, कभी कभार हम ऐसी लिख देते हैं जो हमें भी समझ में नहीं आती, फिर बंदा पूछवाना आता है, भाई तुमने क्या लिखा है, अब आप बोलते हो मैं तो भूल गया क्या लिखा था मैंने, लिखा जबकि आपने खुद है लेकिन आपको याद नहीं होता। तो इस वजह से भाई जो भी कोड होगा साफ सुथरा होगा, आपको भी समझ में आए, दूसरों को भी समझ में आए। देखिए कभी भी कोई बड़ा प्रोडक्ट होता है ना, बड़ी वेबसाइट होती है, उस पर एक बंदा काम नहीं करता, उस पर बहुत से लोग काम करते हैं, जब जाके वो इतनी बड़ी वेबसाइट बनती है। अकेला भी बंदा बना लेता है लेकिन उसको फिर लग जाएगा बहुत टाइम, और बहुत ही बड़ी वेबसाइट हो तो उसको अकेला बंदा कभी भी नहीं बना सकता। अगर हम बात करें फेसबुक को कितने लोगों ने बनाया होगा आपके हिसाब से, कितने लोगों ने मिलकर बनाया होगा? फेसबुक को बनाने वाले लाखों लोग होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी खुद की भी टीम है, काफी सारी बहुत बड़ी बड़ी टीम है, और फिर ना वो ओपन सोर्स वर्क भी करवाते हैं कि दुनिया भर से लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा मिलाते हैं, फिर उनका भी वो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और इस तरह से फिर वो पूरी एक बनती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से मिलके सारे लोग उसको बनाते हैं। तो इतनी बड़ी जब चीज होती है ना, तो उसको काफी सारे लोग मिलके बनाते हैं।
तो इसी तरह से भाई एक बड़ी वेबसाइट होती है ना, तो उसको 5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे मिलके भी बना सकते हैं। तो अब हमने जो कोड लिखा ना, तो वो ऐसा कोड होना चाहिए जो सबको समझ में आए। अगर वो सिर्फ हमें समझ में आ रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो वो कोड कंपनी के या क्लाइंट के किसी काम का नहीं है। तो बोलेगा यार ये क्या लिखा है। चलो उसको पता भी नहीं है, तो जब उसके बाद दूसरा डेवलपर आता है ना, वो बोलता है यार ये कोड बड़ा खराब लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड्स जो है कोड के वो फॉलो करना है कि भाई इस तरह कोड लिखा जाता है तो उस तरह लिखना है हमें। ठीक है भाई, और इतनी कोई खास इसकी चीज नहीं है सॉफ्टवेयर की जो अभी बताने की है। वैसे चीजें तो बहुत है, आप लोग यूज भी करते होंगे जिसको आता है, तो लेकिन अभी के लिए ना फिलहाल ये काफी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फाइल बनाई और मैंने अब अपने इसमें आके देखी ये वाले फोल्डर में, तो यहाँ पे देखें अब वो फाइल यहाँ पे भी नजर आ गई मुझे, क्योंकि मैंने वो सॉफ्टवेयर से बनाई थी और यहाँ पे भी बन गई। अच्छा, इससे आप फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करा आपने, यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया पेजेस के नाम का, ये क्या बन गया, फोल्डर। और अब आपने यहाँ पे दोबारा आके देखा तो यहाँ पे फोल्डर भी बन गया। तो आप सॉफ्टवेयर को यूज करके फाइल भी बना सक रहे हैं और फोल्डर भी बना सक रहे हैं। अच्छा, अब हम खोल लेते हैं भाई HTML की बुक। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 2 हमने तकरीबन पढ़ लिया था, थोड़ा सा रह गया था। कहाँ तक हो गया था भाई? अच्छा, सेमेंटिक मार्कअप पढ़ने थे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भाई थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दिया था कि ये किस लिए होते हैं। ठीक है, पहले हमने इससे पहले थोड़ी चीजें देखी, बोल्ड करना देखा, इटैलिक करना देखा। ठीक है भाई। अच्छा, जो जो आज आया है उनको HTML आता है? थोड़ा बहुत आता है ना भाई? चलो सही है। नहीं आता तो YouTube चैनल पे क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग के नाम से। सही है भाई, पहले ताकि आपका जो है वो कवर हो जाए। अच्छा, सेमेंटिक मार्कअप में क्या था कि भाई हम जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, वो हर यूजर के हिसाब से बना रहे हैं। मतलब जो हमारी वेबसाइट को यूज करने वाले यूजर्स होंगे ना, अब हमें हमें उनका नहीं पता वो कौन हो सकते हैं। वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह के लोग हो सकते हैं। अब जो लोग ब्लाइंड होते हैं, क्या वो भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्क्रीन रीडर के नाम से होते हैं और उनको स्क्रीन रीड करके सुनाते हैं। उनको नजर नहीं आती तो उनको स्क्रीन को रीड करके सुनाते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो मोबाइल में भी हमारा ऑप्शन होता है। मोबाइल में अगर हम एक्टिवेट कर दें ना, तो उसमें स्क्रीन रीडर का ऑप्शन होता है, तकरीबन हर मोबाइल में होता होगा अब तो उसको जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो आपको पूरी स्क्रीन पढ़ पढ़ के सुनाता है। ठीक है भाई। तो इसी तरह वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं काफी सारे जो हमारी वेबसाइट को रीड करके यूजर को सुनाएंगे। तो ये सेमेंटिक मार्कअप ना उसलिए होते हैं कि भाई जब वो स्क्रीन रीडर हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा हो, तो अब इसमें देखें आगे एक दो एलिमेंट ऐसे हैं, जिस तरह स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस के नाम से। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, आपके जो भी आपका वर्ड है उसको बोल्ड कर देता है, जो कि बी का टैग करता है। दोनों का सेम रिजल्ट आता है, स्ट्रॉन्ग का भी और बी का भी। लेकिन अगर आपको पता है यार, हाँ यार मेरी वेबसाइट पे ना ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो ब्लाइंड है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का फायदा ये होगा जब इसको स्क्रीन रीडर जब पढ़ेगा, तो स्क्रीन रीडर इसको थोड़ा सा जोर दे के पढ़ेगा और इस तरह से पढ़ेगा कि भाई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात हुई है, और जो सुनने वाला जो शख्स होगा उसको समझ में आ जाएगा यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है। क्लियर है भाई? सेम इस ना EM का टैग है, ये इटैलिक के लिए होता है। और अगर आप EM बनाएंगे तो अच्छी बात है, स्क्रीन रीडर जो है इसको भी थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेगा
और जो सुनने वाला है उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी कोई ऐसी बात हो रही है जिसपे गौर किया जाए। ठीक है भाई। बाकी दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह बोल्ड का आ रहा था और जिस तरह इटैलिक का आ रहा था, दोनों का बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब इसमें देखें ये भी होता है, स्क्रीन रीडर वाली चीजें भी होती हैं और कुछ इसमें एसईओ रिलेटेड भी चीजें होती हैं कि भाई सर्च इंजन को पता चल जाए हम अपनी वेबसाइट में क्या क्या यूज कर रहे हैं, गूगल को पता चल जाए, ब्राउजर को पता चल जाए कि हम अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। अब इसमें आप एक टैग देख रहे हैं, ब्लॉक कोड के नाम से है, कोटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी सेलिब्रिटी ने या किसी बंदे ने कोई बात की और किसी दूसरी वेबसाइट ने उसको रिकॉर्ड किया और अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, ठीक है भाई। अब आप उसके कॉम्पिटिटर हैं या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो आप चाहते हैं कि यार वो वाली जो बात है वो मैं अपनी वेबसाइट पे भी कॉपी करके लगा दूं, ठीक है। अब हम तो लगा देते हैं, हम किसी को कोई क्रेडिट नहीं देते, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड एक वेबसाइट में बोला गया है कि भाई आप जब भी कोई इस तरह का काम करो आप उसको ब्लॉक कोड के अंदर रखो और उसको एक एट्रीब्यूट दे दो साइट का। नजर आ रहा है साइट का एट्रीब्यूट, ये रहा। तो साइट में आप यूआरएल दे दो जहां से वो आपने वो टेक्स्ट उठाया, जहां से आपने ये टेक्स्ट जो अपनी वेबसाइट में कॉपी किया है, जिस वेबसाइट से उठाया है उस जगह का आप यूआरएल दे दो। अच्छा, अब ये यूआरएल जो है ना यूजर को नजर नहीं आएगा क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ब्राउजर को पता होगा कि भाई इस वेबसाइट में जो ये कंटेंट यूज हो रहा है ये इस वेबसाइट से उठाया गया है, तो बस इसलिए ये ब्लॉक कोड का एलिमेंट यूज होता है। अच्छा, अब ये क्यू वाली जो चीज है, क्यू, इसमें अगर आपको देखें ऐसी बात होती है ना जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो क्यू का जब हम एलिमेंट यूज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा जो है वो दोनों तरफ खुद आ जाएंगे और ये थोड़ा सा स्पेस देके भी शुरू करेगा लिखना जो भी आप लिखेंगे, ठीक है भाई। इंडेंटेशन ऐड कर देगा इसके अंदर और फिर उसको लिखेगा। अच्छा, अगर इसको हम यूज करके देखें, देखिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा सिर्फ वही हमें नजर आएगा। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कोड को देखें फॉर्मेट भी कर दिया। ठीक है, आप देखें इसमें ब्लॉक कोड का एक एलिमेंट है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग उसका बना हुआ है और इसके अंदर हमने ये पैराग्राफ लिखा है और नीचे क्यू का भी हमने एक एलिमेंट पढ़ा है, वो क्या करता है इन्वर्टेड कॉमा बना देता है दोनों तरफ। अच्छा, वैसे अगर आप ये यूज भी ना करें तो आप खुद से भी दे सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है, इसका इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है दोनों ही, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। देखें भाई, ऊपर वाला जो पैराग्राफ था वो थोड़ा सा उसमें स्पेस ऐड हो गया और नीचे जो थे वो दोनों तरफ कॉमा उसने लगा दिए कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही है जो किसी ने कही है या कहीं से उठाई गई है, ठीक है। तो और वो जो हमने साइट का एट्रीब्यूट दिया था वो यहाँ पे हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर को पता होगा और सर्च इंजन को पता होगा कि भाई यहाँ पे इस साइट का रेफरेंस दिया गया है कि भाई यहाँ से ये वाली बात उठाई गई है। अच्छा जी, इसके अलावा आगे तकरीबन इसी तरह की चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट है एब्रीवेशन के लिए ना, एब्रीवेशन और एक्रोनिम के नाम से। अच्छा, एक्रोनिम जो है ना वो HTML4 में हुआ करता था और एब्रीवेशन जो है HTML5 में आया है। अच्छा, लेकिन अब ऐसा हो गया है क्या इन दोनों की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, इन दोनों का काम क्या है, अगर मैं एक हेडिंग के अंदर लिखूं SMIT, रीलोड किया SMIT आ गया, SMIT का क्या मतलब है, अब हमें तो पता है, अब जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी एब्रिविएशन बताएंगे उसको। तो ये एब्रिविएशन का इन्होंने एलिमेंट दिया है पूरा ABBR और एक्रोनिम के नाम से। अच्छा, दोनों को अगर हम यूज ना करें और देखिए दोनों को ना हमें टाइटल का एट्रीब्यूट देना पड़ता है, टाइटल एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। अगर हम ये यूज ना करें और HTML के किसी भी एलिमेंट को टाइटल दे दें इस तरह से,
तो ये भी वही वाला काम करेगा जो AWR कर रहा है और एक्रोनिम कर रहा है। तो हम इसमें पूरा लिख देंगे भाई सैलानी मास IT ट्रेनिंग। ठीक है भाई, अब ये हमें नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इस पे माउस लेके आएंगे तो अब ये यहाँ पे लाके हमें शो कर रहा है सैलानी मास IT ट्रेनिंग। अच्छा, थोड़ा सा फर्क होगा इसमें। वो फर्क क्या होगा कि अगर हम ये इस तरह यूज ना करेंगे और AWR के एलिमेंट के साथ इसको यूज करेंगे तो ये इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देगा ताकि यूजर को पता चले कि यार यहाँ पे कुछ है। इसका क्लोथिंग टैग बना दिया और इसको एट्रीब्यूट दे दिया टाइटल। ठीक है भाई, रीलोड किया। ठीक है भाई, अंडरलाइन कर दिया डॉट के साथ, और जैसे मैं इस पे आऊंगा वही इसने मुझे सैलानी मास IT ट्रेनिंग दिखा दिया। तो ये फर्क है बस दोनों में। अगर आप AWR यूज करेंगे तो उसको अंडरलाइन भी कर देगा डॉटेड और टाइटल भी दिखाएगा। अगर आप ये एलिमेंट यूज करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं सिर्फ टाइटल दिखाऊं, तो HTML के किसी भी एलिमेंट को आप सिर्फ टाइटल दे दें, जाके टाइटल का एट्रीब्यूट दे दें। ठीक है भाई, एट्रीब्यूट पता है ना सबको क्या था? टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, टैग को इन्फॉर्मेशन देता है, और एट्रीब्यूट एक टैग को मल्टीपल भी हो सकते हैं जो जो वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो टाइटल भी एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का फॉर्मेट क्या है भाई? एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब जो उसकी सपोर्टेड वैल्यू है वो ही हम दे सकते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से देते हैं, मतलब जो भी हमें देनी हो। ठीक है भाई, तो जिस तरह हमने ये टाइटल के एट्रीब्यूट की वैल्यू अपनी मर्जी से दी है, सैलानी मास IT ट्रेनिंग, लेकिन टाइटल फिक्स है, टाइटल की जो वैल्यू है वो फिक्स है, उसको हमें टाइटल ही लिखना है, वैल्यू में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह काफी सारे इस तरह की चीजें होती है, जैसे नासा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी हम जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और उसकी एब्रिविएशन दिखानी होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, साइटेशन एंड डेफिनेशन भी जो ऊपर हमने देखा ब्लॉक कोड वाला, बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने क्या करना है कि अगर आप कोई ऐसी रिसर्च की बात कर रहे हैं, या आप कोई मूवी की बात कर रहे हैं, या आप किसी बुक की बात कर रहे हैं, या कोई रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उस नेम को ना आप साइट के एलिमेंट के अंदर रख देंगे। ठीक है भाई, जैसे मैं बात कर रहा हूं वायले HTML एंड CSS, ये बुक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइट के एलिमेंट के अंदर रख दूंगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ना सर्च इंजन को आसानी हो जाएगी कि जब भी कोई सर्च करेगा इस बुक को आके, वो हमारी वेबसाइट पे लेके आएगा, उसको दिखाएगा कि भाई इस वेबसाइट में भी इस बुक के बारे में कुछ बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो साइट के एलिमेंट में हम वो चीज रख देंगे। मूवी हो सकती है, बुक हो सकती है, रिसर्च पेपर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जो हिस्टोरिकल हो या ऐसी रिसर्च वाली चीज हो, तो उसको हम साइट में रख देते हैं। अच्छा, वैसे देखें ये सारी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, यूज करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग इसको यूज नहीं करते। हमें क्या भाई, बनाओ वेबसाइट और दो क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट तो चेक नहीं कर सकता इसको, हमें तो वेबसाइट बनानी है, देनी है बस। उसको जो उसने रिक्वायरमेंट दिए कि भाई ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, वो हम पूरा बना के उसको दे देते हैं। जो ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, अब आप बोलेंगे भाई ब्लाइंड कहाँ से पढ़ेगा वेबसाइट, कैसी बात कर रहे हैं, तो हम बना के उसको दे देंगे। तो खास पाकिस्तान में जो होंगे वो तो नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, कोई ऐसी हमारे पास तो चीजें ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है कि उनको पता हो या पढ़ सके वो। तो इस तरह इन चीजों पे ना बहुत कम लोग ख्याल रखते हैं, इन चीजों का रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर कोई नहीं रखता। फिर इसी तरह पे DFN जो है ये भी डेफिनेशन के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे ब्लैक होल के बारे में बात हो रही है, तो ये भी एक रिसर्च है, तो इसको हमने DFN के अंदर रख दिया। तो अगर डेफिनेशन वगैरह आप लिख रहे हैं इसकी पूरी ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, वो जो एक वर्ड है ब्लैक होल, उसको आप DFN के एलिमेंट के अंदर रख देंगे। अच्छा, इन दोनों का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, ना आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होगा, ना इटैलिक होगा, ना अंडरलाइन होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। सिर्फ काम आएगा तो ब्राउजर के लिए। ठीक है भाई।
अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सम ब्राउजर शो द कंटेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन इटैलिक्स, सफारी एंड क्रोम डू नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस। ठीक है भाई, क्योंकि क्रोम ही सबसे ज्यादा यूज होता है और आईफोन में सफारी यूज होता है, तो ये दोनों नहीं करते। अब मेरे ख्याल से दूसरे ब्राउजर भी नहीं करते हैं ना इसको, तो जैसा नजर आता है ये वैसा ही रहता है। अच्छा भाई, ऑथर डिटेल में भाई देखिए यहाँ पे ना एक एड्रेस का एलिमेंट है हमारे पास, एड्रेस का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अगर अपनी वेबसाइट में एड्रेस की बात करें, एड्रेस में कुछ भी हो सकता है, एड्रेस में फोन नंबर हो सकता है, एड्रेस में ईमेल एड्रेस हो सकता है, एड्रेस में हाउस का एड्रेस हो सकता है, ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, तो हर चीज एड्रेस में आती है, ईमेल, फोन नंबर, पोस्टल कोड, घर का एड्रेस। तो अगर आप कोई भी एड्रेस की बात करें तो आप उसको एड्रेस के एलिमेंट के अंदर रखेंगे, एड्रेस का ओपनिंग टैग, एड्रेस का क्लोजिंग टैग, और आप उसमें ये रख देंगे जो भी एड्रेस होगा आपका। तो इससे क्या होगा, जब ब्राउजर आपका एड्रेस डिस्प्ले करेगा, हो सकता है इटैलिक में करे, वैसे इतना इम्पैक्ट इसका आता नहीं है ना। अच्छा, इससे एक और फायदा ये होगा, जब भी कोई आपकी कंपनी का नेम लिख के गूगल करेगा कि भाई इसका एड्रेस बताओ, अब जैसे सैलानी एड्रेस हमको इस तरह लिख दें, ठीक है, तो गूगल जो है ना, आपने देखा होगा ऊपर छोटा सा एक पैराग्राफ दिखाता है, अलग से निकाल के दिखा देता है वो, तो उसमें हेल्प हो जाएगी यूजर्स को कि भाई एड्रेस आपका वहां भी शो हो रहा होगा और ब्राउजर को भी पता होगा कि भाई यहाँ पे इस वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? जी। अच्छा, वो लिंक अभी हम जब आगे लिंक पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है बुक में। ये अभी लिंक का चैप्टर नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं हम, उसमें हम देखेंगे। अच्छा भाई, चेंजेस टू कंटेंट, अगर आपकी वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंजेस हुई हो, जिस तरह आपने लिखा हुआ है भाई अपनी वेबसाइट में कि भाई हमारी क्लास की टाइमिंग है 2 to 4, कुछ टाइम में वो चेंज हो गई, तो अब आपने लिखा हुआ है 3 to 5, लेकिन अब आपको सबको ये भी बताना है कि पहले 2 to 4 थी, वो चेंज होके अब 3 to 5 हो गई। तो हम कुछ इस तरह का दिखा देते हैं वहां पे, एक को कट कर देते हैं कि भाई पहले ये था, और उसको फिर इस तरह कर देते हैं। इसी तरह कोई सेल वगैरह के लिए भी हो सकता है, ई कॉमर्स वेबसाइट का भी हो सकता है कि वहां पे प्राइस लिखे हुए आ रहे हैं कि भाई पहले इसके प्राइस ये थे, अब सेल लगा दिए, अब ये वाली प्राइस हो गए। ठीक है, INS जो है वो क्या करता है, इंसर्ट करता है, नई वैल्यू ऐड करता है, और DL मतलब डिलीट होता है, ये क्या करता है, पुरानी वाली वैल्यू को डिलीट कर देता है, उस पर लाइन थ्रो कर देता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, ठीक है भाई, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका ना अगर एक साथ करेंगे तो अच्छा है कि भाई एक डिलीट करा और दूसरा इंसर्ट कर दिया। एक एलिमेंट होता है एस का, इसको आप सिंगल यूज करते हैं, ये भी लाइन थ्रो करता है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखें यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है कि ऊपर हमारा एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, और लिखा हुआ है भाई वॉज $995, ठीक है भाई, नाउ ओनली $375, ठीक है, तो इस तरह लिखा होता है ना। तो ये लाइन थ्रो जो हो रही है ना, ये हम एस के एलिमेंट से कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों ही चीजें हम HTML के एलिमेंट से नहीं करते, फिर जब हम CSS पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हम ये CSS से कर देते हैं, बड़े आसानी से हो जाता है। CSS से क्या करते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना, काफी सारे होंगे। अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट है वेबसाइट में, अब 100 के 100 प्रोडक्ट में हमें ये एस का एलिमेंट लगाना पड़ जाएगा। CSS में ये नहीं होगा। CSS में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट गेट किए और उसको CSS के जरिए लाइन थ्रू कर दिया, उसमें इजी हो जाएगा हमारा काम। तो इस वजह से ये एलिमेंट थे तो हमने पढ़ लिए, लेकिन बेहतर काम इससे कैसे होगा, CSS से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका टेक्स्ट हो गया। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 जो कि लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट के बाद लिंक है। ठीक है भाई, इससे पहले थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, हो सकता है थोड़ी सी नींद आ रही हो, ऐसा ही है भाई। ठीक है, तो एक्टिव कैसे होंगे, ये तो सेकंड थी ना भाई, फर्स्ट वाली पहले होगी ना। 10 9 8 7। दूसरी भाई, सही से भाई, हंसता है इसलिए हंसना है, हंसो भाई हंसो।
इतना मशहूर हो गया है काउंटिंग करते हुए ना, किसी ना किसी के मुंह से निकल ही आता है। वो बोले हुए नहीं यार नहीं निकले, खुद निकल जाता है। इतना सुन लिया है, इतनी आदत हो गई लोगों को, बताओ। ठीक है भाई, तू कोई सो तो नहीं रहा, सब जाग गए? तो चैप्टर नंबर 3 लिस्ट शुरू करेंगे। अच्छा, अभी तक HTML आसान लग रहा है या मुश्किल? आसान है। मार दें फिर, स्पीड मार दें, थोड़ी सी बढ़ा दें स्पीड, पढ़ लें जल्दी से HTML। ठीक है भाई। अच्छा देखिए, इसमें मेन चीज जो थी ना, वो एलिमेंट को समझना थी, स्ट्रक्चर को समझना थी, और फाइल कैसे चलती है उसको समझना थी। अब क्या है कि भाई हेडिंग कैसे बनेगी, H1 यूज कर लो। पैराग्राफ कैसे बनेगा, P का टैग यूज कर लो। बोल्ड कैसे होगा, B का टैग यूज कर लो। ठीक है, तो अब ये वाली चीजें चलेंगी बस, क्योंकि एलिमेंट तो वही है ना, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सब वही है। तो अब हमें ना इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अब सारा आसान है भाई। इसके बाद वाला जो चैप्टर है, एक लिंक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक लिंक इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। 2-3 चैप्टर इसमें ऐसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे आसान है। लिस्ट भी बड़ा आसान है, लिस्ट को इतना मुश्किल नहीं है। तो लिस्ट में जो है ना, हम नंबर लिस्ट देखेंगे, बुलेट लिस्ट देखेंगे और डेफिनेशन लिस्ट देखेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो बुलेट लिस्ट होती है। लिस्ट का पता है आपको क्या होती है? सिंपल भाई, अगर आपको अपनी वेबसाइट में आप नंबर ऑफ आइटम्स दिखाने हो कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उनकी एक लिस्ट शो करनी होगी। देखिए, लिस्ट आजकल तो हर जगह यूज होती है, वर्ड में लिस्ट होती है, आप कहीं पे देखें कि ईमेल बॉक्स है या कुछ है, वहां पे भी लिस्ट होती है। गूगल क्लासरूम में जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, उसमें भी मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए, वो भी लिस्ट है। ठीक है, तो आजकल हर जगह लिस्ट है। और लिस्ट भी देखें HTML का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लिस्ट काफी जगहों पे यूज हो सकती है, जहां भी आप देखें एक ही जैसे काफी सारे आइटम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वहां पे उन्होंने लिस्ट यूज की होगी। इसके अलावा लिस्ट से एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या, लिस्ट से हम नेविगेशन बार भी बनाते हैं। अगर हम कोई वेबसाइट देखें न्यूज वगैरह की या कोई भी, जैसे हम इसकी अगर देख लें, क्या बोल रहा है ये, बारिश आने वाली है। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक तरीका होता है इंस्पेक्ट का, जो थोड़ी बहुत HTML और CSS हमें दिखा देता है कि यार यहाँ पे किस तरह से ये चीज बनाई गई है। तो ये जो नेविगेशन बार नजर आ रही है ऊपर आपको, होम, लेटेस्ट, पाकिस्तान, ओपिनियन, इस तरह करके जो पूरा लिखा हुआ है, तो अगर मैं देखूं यार ये कैसे बनाया गया है, तो ये भी HTML की लिस्ट को यूज करके बनाया होगा इन्होंने। अच्छा, इन्होंने कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ है, वरना ये तकरीबन लोग जो है ना, ये जो पूरी नेविगेशन बार जो बनाते हैं, ये लिस्ट को यूज करके बनाते हैं, क्योंकि ये भी पूरी लिस्ट चल रही है। फिर आपने देखा होगा, आप किसी पे क्लिक करते हैं तो नीचे एक और लिस्ट खुल जाती है, सब नेविगेशन खुल जाती है, कैटेगरीज आ जाती हैं, तो वो सारा काम भी लिस्ट से होता है। लेकिन ये हम बना सकेंगे CSS के थ्रू, HTML के थ्रू ये नहीं बन सकता। HTML के थ्रू हम सिंपल सी बस एक लिस्ट बना सकते हैं। तो बुलेट लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होती है, नंबर लिस्ट भी थोड़ी बहुत यूज होती है, डेफिनेशन लिस्ट जो है वो बहुत रेयर है। ठीक है, इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। तो देखते हैं भाई लिस्ट कैसे बनेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर लिस्ट, जो कि नंबर लिस्ट ऑर्डर करके वो उसको लिस्ट बनाता है। अच्छा, ये ऐसा एलिमेंट है कि जिसका एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। मतलब लिस्ट आपने बनाने के लिए पहले इसका एक पेरेंट एलिमेंट बनाना है, मतलब OL बनाना है, जिससे इसको पता चलेगा कि ये जो आप लिस्ट बनाने जा रहे हैं ये ऑर्डर लिस्ट है। और एक होता है UL, OL की जगह ये, जिससे इसको पता चलेगा ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे मैं आया, मैं बना रहा हूं OL, और OL के अंदर एक एलिमेंट होता है LI, इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सिटीज की लिस्ट दे देता हूँ, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं इसको देखूं चला के भाई क्या दिखा रहा है ये। अब इसने एक लिस्ट बना के दिखा दी, थोड़ी सी स्पेस भी ऐड कर दी,
और उसकी ऑर्डरिंग भी कर दी कि भाई 1 पे कराची है, 2 पे लाहौर है और 3 पे इस्लामाबाद है। ठीक है भाई, तो ये थी ओएल ऑर्डर लिस्ट। अगर इसी को अनऑर्डर लिस्ट बनाना हो, बुलेट वाली लिस्ट बनाना हो, काउंटिंग नहीं करनी हो, तो ओ की जगह यू लिख देंगे, इसका मतलब होगा अनऑर्डर लिस्ट। देखें भाई, फर्क समझ में आ गया दोनों में। अच्छा, जितनी बड़ी भी लिस्ट हो जाए वो काउंटिंग आपकी चलती रहेगी, 100 हो जाए 120 हो जाए वो चलती रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी कभी बनाते नहीं है। ऑर्डर लिस्ट में भी चेंज होते हैं कि आप रोमन में। हाँ, वो CSS से होता है। अच्छा, इसमें भी होता है मेरे ख्याल से, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, टाइप। टाइप तो नहीं आ रहा, टाइप डिस, ये वाला डिस नहीं, इसमें तो नहीं चल रहा। अच्छा, ये है ही डिस, सही है। तो इसको ओएल कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। अच्छा, कुछ और होगा वैसे, HTML के एट्रीब्यूट से भी हो जाता है, वरना ये ना CSS से होता है। CSS से आप इसको गेट करो लिस्ट को, और फिर इसकी टाइप जो है ना वो इस तरह से आप रख दो। अच्छा, अगर HTML का भी अगर पता लगाना चाहें आप क्या है, तो HTML लिस्ट टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, इस तरह देखते हैं इसमें क्या है टाइप। अच्छा, टाइप में 1A स्मॉल a इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देते हैं भाई, अगर हम इसमें टाइप में A लिख दें तो देखें इस तरह से आ रहा है, सही है भाई। तो ये ABC हो गया। अगर हम इसमें स्मॉल a लिख दें तो फिर ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें मेरे ख्याल से I लिख दें ना, कैपिटल I लिख दें, तो अब ये रोमन में आ जाएगा, कैपिटल, ठीक है, इस तरह। और स्मॉल I लिख दे तो स्मॉल रोमन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी होता है। ये सारी चीजें CSS से भी होती हैं, ये सारी चीजें CSS से भी होती हैं, और CSS में और ज्यादा ऑप्शन होते हैं। अच्छा, देखिए ये सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, ये खुद भी बता रहा है आपको। हमने गूगल करके देखा, तो यहाँ पे देखिए, मैं इस पे जब टाइप के ऊपर अपना माउस लेके आ रहा हूँ ना, यहाँ पे वो सारी चीजें बता रहा है जो जो इसमें शामिल है। ये बोल रहा है आप स्मॉल a भी लिख सकते हैं, आप कैपिटल A भी लिख सकते हैं, स्मॉल I, कैपिटल I, और आप 1 भी लिख सकते हैं। 1 क्या करेगा, आपको ऑर्डर लिस्ट बना देगा, जो कि ओएल का डिफॉल्ट है। ये बता भी रहा है कि ये 1 वाला जो है ना, ये डिफॉल्ट है, आखिर में लिखा हुआ है इसने, ठीक है। अगर आपने खुद से बनाना हो ऑर्डर अनऑर्डर, तो एक ओएल है हमारे पास और दूसरा यूएल है। क्लियर है भाई, लिस्ट आसान है, मुश्किल तो नहीं है। जितनी बड़ी भी आप लिस्ट बनाना चाहें इसके अंदर आप बनाते रहेंगे। अच्छा, अगर आप 2 अलग अलग लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरी बार दोबारा से ओएल या यूएल लिख देंगे। अब बिल्कुल नेस्टेड भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, मैंने एक ओएल बना दी और एक यूएल बना दी। नेस्टेड अभी आता है इसमें, तो फिर बताते हैं, ठीक है। यूएल भी हो गया और ओएल भी हो गया। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि भाई इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। दूसरी वाली दोनों में कितने, 2 थे, एक ओएल और एलआई और एक यूएल और एलआई। डेफिनेशन में 3 होते हैं, एक डीएल का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, एक होता है इसमें डीटी मतलब डेफिनेशन टर्म, और एक होता है डीडी मतलब डेफिनेशन डेटा, ठीक है भाई, या डिटेल। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप लिखें यहाँ पे डीएल और आप यहाँ पे क्या लें, डेफिनेशन टर्म, इसमें हम किस चीज की बना दें, किसकी डेफिनेशन बनाए, SMIT का लिख देते हैं, चलो। और डीडी के अंदर आ जाएगी कि भाई सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय सैलानी, ठीक है भाई। तो अब इसको हम चला के देखें, तो इसमें देखें किस तरह किया इसने, एक हेडिंग डाली, ये डेफिनेशन टर्म। अगर हम देखें डेफिनेशन लिखते हैं ना, खुद से भी लिखते हैं पेपर के ऊपर, तो वो भी इसी तरह से लिखी जाती है कि वो ऊपर हेडिंग बनाई, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। लिखी भी होगी आपने काफी। तो ये जो लिस्ट है ना, डेफिनेशन लिस्ट, ये बहुत रेयर है, वेबसाइट में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, बहुत कम इसकी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास क्या डेफिनेशन लिस्ट अगर हम बनाएं।
वरना ये जो OL है, UL है, ये बहुत यूज होती है, इनका काम जो है ना वो बहुत है। अच्छा जी, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट बना रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है भाई, ये भी बना के देख लेते हैं। दोबारा लिख देते हैं, क्या हो गया, तो ऐसे ही सीखेंगे ना, या टाइम बचाएंगे? अभी तो टाइम लगाना है हमें, बचाना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, फूड की कोई बना लेते हैं, बिरयानी। ठीक है भाई, और क्या है हमारे पास? कौरमा। ठीक है भाई, भूख तो नहीं लग रही किसी को? चलो सही है। तो ये एक हमारे पास बन गई लिस्ट, फूड की, बिरयानी, कौरमा और निहारी। अब इनकी सब कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है भाई, तो अब हमने ना एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है बिरयानी के अंदर, जिसमें उसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी। तो वो देखिए, नेस्टेड लिस्ट हमेशा स्टार्ट होगी LI के अंदर से। LI बना हुआ है पूरा, LI के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहां पे ये टेक्स्ट खत्म हो रहा है ना, यहां से आप नेस्टेड लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से कर देते हैं, बाहर से इस जगह से कर देते हैं UL नया। अच्छा, ये भी चल जाएगा, इसमें भी रिजल्ट आपका वैसे ही आएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप जहां पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है, यहां से आप नई लिस्ट बनाना शुरू करें, दोबारा से UL, और फिर दोबारा से LI के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे भाई, और इसके अलावा ठीक है भाई, दो है हमारे पास बस। ठीक है भाई, तो अब देखें, इसने नेस्टेड बना दी लिस्ट, और बिरयानी का जो आइकन था वो बुलेट में, सर्कल में फील्ड वाला रखा हुआ है, और इसमें जो है वो आउटलाइन वाला रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, और नेस्टेड भी जा सकते हैं हम, अगर हम और नेस्टेड जाएं तो और नेस्टेड भी जा सकते हैं। जैसे हम बोले भाई, चिकन बिरयानी के अंदर हमारे पास इस तरह से कुछ बोलते हैं हम, आलू वाली और बगैर आलू वाली। ठीक है भाई, तो अब देखिए, हम इसको रीलोड किया तो आप देखिए इसने और अपना स्टाइल चेंज किया, अभी स्क्वायर दिखा रहा है। ठीक है भाई, तो अब देखिए, बिल्कुल देखने वाले को ना समझ में आ रहा है, वो कैटेगरी को बिल्कुल आराम से देख सक रहा है कि यार ये बिरयानी है। बिरयानी में हमारे पास चिकन बिरयानी, आलू वाली, बगैर आलू वाली है, और एक बीफ बिरयानी है। तो बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, हम नेस्टेड लिस्ट ऑर्डर की भी बना सकते हैं, अनऑर्डर की भी बना सकते हैं। डेफिनेशन की नहीं बनती, जाहिर सी बात है, वो तो फिक्स होती है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये नेस्टेड लिस्ट है भाई। इसको ये आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो वो LI के अंदर रहते हुए करेंगे, LI के बाहर से नहीं करेंगे। LI के बाहर से भी बन जाएगी, लेकिन फिर वो सही तरीका नहीं होगा। तो हमेशा लिस्ट को स्टार्ट करेंगे हम कहां से, LI के अंदर से। क्लियर है भाई? लिस्ट जो है बहुत आसान था और बहुत छोटा चैप्टर था, इतना मुश्किल नहीं था ये। अच्छा, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नेम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये समझता हूँ, अगर आपने पूरी HTML में सिर्फ वो भी सीख लिया ना, तो आपने बहुत सीख लिया। वो आपके इतना काम आएगा, आगे तक काम आएगा आपके वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि यार, हमारे पास ना देखिए, वेबसाइट में एक फाइल नहीं होती। जब हम कोई बड़ी वेबसाइट बनाने जाते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, पेजेस होते हैं, कि भाई एक होम का पेज, एक अबाउट का पेज, एक कॉन्टेक्ट का पेज। ठीक है, और भी काफी सारी कैटेगरीज के पेजेस हो सकते हैं। तो अलग अलग पेजेस होंगे, तो इस वजह से हमें उसको मैनेज भी करना होगा कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, फिर वापसी उससे बैक आना है। या हमारे पास इमेजेस है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तो उन सबको भी पेज पे दिखाना है। तो इन सारी चीजों को जो मैनेज करते हैं ना, वो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। ठीक है भाई, तो वो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। ठीक है भाई, कि दो पेज, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्टेड कैसे करेंगे, हम लिंक कैसे करेंगे,
कि भाई हम लिंक पे क्लिक करें उस पेज पे चले जाएं, बैक पे क्लिक करें वापसी आ जाए। इसमें और क्या देखेंगे भाई, लिंकिंग टू अदर साइट्स। जिस तरह आप देखते हैं सोशल मीडिया के लिंक्स लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पे, हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह, तो जब उस पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं उनके। और इसके अलावा ईमेल लिंक्स, जो कि ऊपर आया था, आपने पूछा था क्या था ये, तो ईमेल लिंक्स होते हैं। अच्छा, ईमेल लिंक्स भी ना पहले होते थे ज्यादातर ना, अब तो फॉर्म्स होते हैं हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप किसी वेबसाइट के पेज पे जाते हैं कॉन्टेक्ट अस के, वहां पे एक फॉर्म होता है कि अपना नाम बताएं, ईमेल बताएं और मैसेज लिखें और सेंड कर दें। पहले इस तरह नहीं होता, तो पहले क्या होता था कि ईमेल दी हुई होती थी कि भाई इस ईमेल पे क्लिक करो और हमें ईमेल कर दो। तो ये ईमेल लिंक क्या होगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ईमेल सेंडर की एप्लीकेशन खोल के दे देगा, और जो भी हमारी ईमेल होगी वो उस यूजर के टू के अंदर जाके सेट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसमें। अच्छा, अब लिंक कैसे हम लिखते हैं HTML के अंदर। लिंक के लिए ए का एक टैग होता है, इसको हम एंकर का टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। ए का टैग होता है, ए का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। अच्छा, अगर आप सिंपल इसको इस तरह बनाएंगे ना, नीचे में आया, मैंने कहा भाई ए का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और इसमें आके आप जैसे मैं लिख दूं गूगल, तो ये अभी लिंक नहीं बना होगा, ये आपको ऐसा लगेगा कि एक पैराग्राफ है, ऐसा ही है। ये लिंक जब तक नहीं बनेगा जब तक आप इसको बता नहीं देंगे कि कहाँ जाना है। तो आप इसमें एक एट्रीब्यूट देते हैं href का, इसमें आप एड्रेस बताते हैं कि भाई इसको जाना कहाँ है लिंक को। अभी क्लिक किया, ये लिंक तो बन गया, क्लिक कर सकता हूं मैं, लेकिन अब इसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो ये इसी पेज पे लोड किया जा रहा है इसको। तो href के अंदर आप देते हैं एड्रेस कि भाई यहाँ पे चले आओ आप। जिस तरह मुझे अगर इसको भेजना है गूगल पे, google.com पे चले आओ, तो मुझे इसको href के अंदर पूरा URL देना पड़ेगा। URL पता है ना क्या होता है? https://www.google.com। तो ये पूरा कंप्लीट एक URL होता है, ये HTTPS से शुरू होता है और .com पे खत्म होता है। तो मैंने रीलोड किया और जब मैंने गूगल पे क्लिक किया तो ये मुझे गूगल पे ले गया। तो ये एक लिंक बन गया मेरे कि भाई जब भी यूजर आके इस पे क्लिक करेगा जिसको गूगल पे ले जाएगा। अच्छा, अगर आपको URL का पता भी नहीं है तो आप गूगल पे जाके ऊपर आए, आप इसको यहाँ से कर लें कॉपी और वहां पे जाके आप पेस्ट कर दें। तो इसी तरह आपका फेसबुक का पेज, आपका ट्विटर का पेज, वहां जाके आप सारे URL कॉपी करें और पेस्ट कर दें। ठीक हो गया भाई? मल्टीपल वैसे अभी इसमें है, अभी आएगा बल्कि एक और मल्टीपल के। देखिए इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। जिस तरह हम एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं ना, स्पेस देके आगे दूसरा भी दे सकते हैं या इससे पहले भी दे सकते हैं, सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है, आगे दे दें पीछे दे दें। लेकिन मल्टीपल जब ही देंगे ना जब उसको हम इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें कोई, और जब वो सपोर्ट कर रहा होगा। अगर उसने बोला भाई मुझे एक ही एट्रीब्यूट चाहिए तो मैं एक ही दूंगा, अगर वो बोले नहीं मेरे 2-3 एट्रीब्यूट हो सकते हैं तो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आएगा, ये भी याद रखना है, क्लोजिंग टैग में नहीं लिखना है कभी। एट्रीब्यूट की सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, href पहले आ जाए, टारगेट बाद में चले जाए, टारगेट पहले आ जाए, href बाद में चले जाए, कोई मसला नहीं है। टारगेट क्या होता है कि भाई अभी देखें इसका लिंक खुल कैसे रहा है। जब मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं उसी पेज पे खुल रहा है। ये मेरा पेज है, मैंने क्लिक किया, इसी पेज पे खुल गया। हमारी जो वेबसाइट थी वो चली गई, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। हम जब भी अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे यूजर को भेजेंगे, हम उसको न्यू टैब के ऊपर खुलवाएंगे हमेशा। तो न्यू टैब पे खुलवाने के लिए आप यहाँ पे देंगे टारगेट और इसमें वैल्यू दे देंगे ब्लैंक, _ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, ये आपके लिंक को हमेशा न्यू टैब के ऊपर खोलेगा। ठीक है, देखिए न्यू टैब पे खोल दिया, इस टैब में हमारी वेबसाइट, इस टैब में गूगल आ गई नजर। ठीक है, तो ये इसका फायदा है टारगेट ब्लैंक का। अच्छा जी, तो इसी तरीके से हम पूरी लिस्ट भी बना सकते हैं। हम बोले यार एक लिस्ट हम बना लें, एक लिंक हो फेसबुक का, एक लिंक हो गूगल का और एक लिंक हो ट्विटर का, तो हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई एक यूएल बना दो, यूएल के अंदर एक होगा फेसबुक,
एक होगा गूगल और एक होगा ट्विटर या कुछ भी हो सकता है। तीनों के लिंक बनाने, क्या करूं? ठीक है भाई, एंकर टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसमें क्या आ जाएगा? href का एट्रीब्यूट और इसमें https, क्योंकि हमें यूआरएल याद है facebook.com। ठीक है भाई, इसी तरीके से गूगल के लिए भी ए का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग आखिर में आके बंद किया और href का एट्रीब्यूट लगा दिया https www.google.com। ठीक है भाई। अच्छा आप देखिए, इस तरह काम करते हैं ना, मैंने यहाँ पे ए का टैग बनाया और उसने क्लोजिंग यहीं पर बना दिया, तो आपने इसको यहाँ छोड़ना नहीं, बल्कि इसको यहाँ से हटा के टेक्स्ट के एंड पे ले जाना है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो लिंक के अंदर आ जाए। href https://www.twitter.com। ठीक है भाई, तीनों लिंक बन गए। चला के देखते हैं, रीलोड किया, आ गए भाई तीनों लिंक, फेसबुक, गूगल और ट्विटर। अच्छा ये लिंक है ना, देखिए कलर चेंज आ रहा है, ये ब्राउजर का फीचर होता है, ये हमारे फायदे के लिए होता है। आप जब आप गूगल पे कोई रिसर्च करते हैं, एक वेबसाइट को आप विजिट कर चुके होते हैं, तो जिस वेबसाइट को आप विजिट कर चुके होते हैं ना, ये उसका कलर जो है पर्पल कर देता है, ताकि आपको पता चल जाए मैं इस लिंक पे ऑलरेडी विजिट कर चुका, आप उसको दोबारा ना देख लें, डुप्लीकेट लिंक नहीं खोलने आप। देखिए ट्विटर ब्लू क्यों आ रहा है कि इस लिंक को मैंने कभी विजिट नहीं किया इस फाइल से। तो देखिए मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा, फेसबुक पे चले आऊंगा, गूगल पे क्लिक करूंगा, गूगल पे चले आऊंगा, और ट्विटर पे क्लिक करूंगा तो ट्विटर पे चले जाऊंगा। क्लियर है भाई ये लिंक? अच्छा भाई, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट। अच्छा, एक ही वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस बनाएंगे और एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, तो इस काम के लिए जो यूज होता है वो क्या है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी बहुत आसान है, अगर हमें समझ में आ जाए बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पूरा एक देखें फोल्डर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट का। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या, देखें कभी भी हम इस तरह की कोई चीज रखते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपको आपके काफी सारे इवेंट्स हैं और उनकी पिक्चर्स सेव करनी है अपने लैपटॉप में, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल उसको मैनेज करके रखेंगे फोल्डर वाइज, कि भाई एक फोल्डर बनाया उसमें एक इवेंट की पिक्चर्स रख दी, दूसरा बनाया उसमें दूसरी की रख दी, तो इस तरह से मैनेज करके रखेंगे तो अच्छा भी लगेगा भाई, और कभी भी हमें देखना होगा तो हम जाके उसी को ही खोलेंगे। तो इसी तरह जब एक वेबसाइट में 20 से 25 पेजेस होते हैं या ज्यादा होते हैं, तो हम उसको भी मैनेज करके रखते हैं फोल्डर वाइज, कैटेगरी वाइज हमने फोल्डर बना दिए। और अगर उसमें इमेजेस भी हैं तो इमेजेस का एक फोल्डर बना दिया, उसमें सारी इमेजेस रख दी। अगर उसमें वीडियोस भी हैं, वीडियोस का फोल्डर बना के उसमें वीडियोस रख दी। तो इस तरह पूरी फोल्डर स्ट्रक्चर को ना मैनेज करके रखते हैं हम। अच्छा, अब ना रिलेशनशिप्स होती हैं हर फोल्डर की ना आपस में, पेरेंट चाइल्ड की, ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड की, सिबलिंग की। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप के थ्रू हमें समझाना चाह रहे हैं। ये पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझ में आ रहा है? इसमें सबसे मेन फोल्डर कौन सा है? एग्जाम्पल आर्ट्स के नाम से बना हुआ है, सबसे मेन फोल्डर है, और पूरी वेबसाइट में जो कुछ है वो सारा इस फोल्डर के अंदर है। ऐसा ही है, इस फोल्डर से बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मुझे देख के बताएं कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ इस फोल्डर में, नेस्टेड में नहीं। index.html भी पड़ी हुई है, इमेजेस का फोल्डर भी पड़ा हुआ है, मूवीज का फोल्डर भी पड़ा हुआ है, इसके अलावा म्यूजिक पड़ा हुआ है, और इसके अलावा थिएटर पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें टोटल 4 फोल्डर और एक फाइल पड़ी हुई है। ऐसा ही है भाई? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे देख के बताओ मूवीज के फोल्डर में क्या क्या पड़ा हुआ है, इसमें सिनेमा पड़ा हुआ है और एक डीवीडी पड़ा हुआ है, 2 फोल्डर पड़े हैं। अगर मैं आपको बोलूं भाई म्यूजिक के अंदर देख के बताओ क्या क्या पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना भाई सारा, कि भाई किस फोल्डर में क्या है। वीएस कोड का भी ना ऐसा ही ट्री बना हुआ आ रहा होता है आपके पास, पूरा फोल्डर के अंदर फोल्डर आपको सामने ही नजर आ जाता है।
अच्छा अब ये देखो पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, इनको रिलेशनशिप दे दिया है एक, जिससे ना हमें बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाता है। कैसे भाई? एग्जाम्पल आर्ट पेरेंट है म्यूजिक का, ऐसा है भाई, क्योंकि म्यूजिक एग्जाम्पल आर्ट के अंदर है, तो एग्जाम्पल आर्ट म्यूजिक का क्या हुआ? पेरेंट हुआ, और म्यूजिक एग्जाम्पल आर्ट का क्या हुआ? चाइल्ड हुआ। सिंपल है। इसी तरीके से भाई डीवीडी किसके अंदर है? मूवीज के अंदर, और मूवीज का एग्जाम्पल आर्ट से क्या रिलेशन है? पेरेंट चाइल्ड का। और मूवीज का डीवीडी के साथ क्या रिलेशन है? पेरेंट चाइल्ड का। डीवीडी जो है ना वो मूवीज का चाइल्ड है, तो इस हिसाब से एग्जाम्पल आर्ट का वो क्या हुआ? ग्रैंड चाइल्ड हुआ, और एग्जाम्पल आर्ट उसका ग्रैंड पेरेंट हुआ। ठीक है भाई, तो इस तरह ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, और नेस्टेड जा सकता है ना ये। और अच्छा, इसमें सिबलिंग भी होते हैं। सिबलिंग क्या है कि भाई अगर आप डीवीडी के अंदर देखें, इसमें 2-3 फाइल बनी हुई है। अच्छा, सेम नेम की वैसे फाइल होती नहीं है, ये बुक की मिस्टेक है। अगर हम म्यूजिक के अंदर देखें तो यहाँ पे एक फाइल है इंडेक्स, एक फाइल है लिसनिंग्स, और एक फाइल है रिव्यूज। तो ये तीनों आपस में सिबलिंग है। अच्छा, इसको भी ना हम डिवाइड कर देते हैं एक चीज से, कि फाइल जो है ना वो लड़की है, और फोल्डर जो है वो लड़का है। ठीक है, दोनों आपस में बहन भाई हैं। और अगर फाइल फाइल है तो दोनों आपस में फाइल बहन है, और दोनों फोल्डर है तो आपस में भाई भाई। क्लियर है भाई ये चीज? तो अगर इस चीज से हम देखेंगे ना, बड़ा अच्छा समझ में आएगा हमें ये। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताया गया है। अच्छा, इसको ना हम खुद बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। यहाँ पे पेजेस का एक फोल्डर है, पेजेस के अंदर मैं बना रहा हूं 2-3 और फाइल। about.html एक और फाइल, contact.html एक और, चले बना देते हैं home.html। ठीक है, तीनों में हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, और एक एक हेडिंग डाल देते हैं। ये है होम पेज। कॉन्टेक्ट के अंदर भी स्ट्रक्चर बना के थोड़ा इसको कम कर दें ताकि नजर आ जाए, और इसमें भी एक हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टेक्ट पेज। अबाउट में आके भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक हेडिंग डाल देते हैं अबाउट पेज। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे बताएं हमारे मेन फोल्डर का क्या नाम है? 18/6/2023 हमारा मेन फोल्डर है। उसके कितने चाइल्ड हैं? कौन कौन से? ठीक है भाई, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं? एक लड़का एक लड़की। भाई पेजेस जो है वो लड़का है, और index.html लड़की है। ठीक है भाई। अच्छा, पेजेस के भी कुछ बच्चे हैं। अगर हम पेजेस को खोले तो कितने बच्चे हैं? कौन कौन से? सिंपल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, पेजेस का index.html के साथ क्या रिलेशन है? सिबलिंग है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे कुछ लिंक बना रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं इस कोड को हटा रहा हूँ। अच्छा, ये ना कमेंट होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इससे क्या होता है हमारा कोड हाइड हो जाता है, ब्राउजर पे नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत इजी होता है। आप पूरा कोड सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हैं, ये कमेंट हो जाता है। तो जब आप इसको अनकमेंट करना चाहें तो आप क्या दोबारा से यही चीज करते हैं तो वो अनकमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि कोड रहेगा लेकिन ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। अच्छा, मैं एक फाइल बना रहा हूं। मुझे सबसे पहले जाना है होम पे, और यहां पे भी ए का टैग यूज होगा। और href में अब मैं यहाँ पे कोई URL नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का पाथ, उस फाइल का पाथ। तो अब ये किस तरह दिया जाता है ये समझने वाली चीज है। ठीक है भाई, अब मुझे जाना है किस पे? होम पे। होम कहाँ पड़ा हुआ है? पेजेस में। पेजेस के साथ इंडेक्स का क्या रिलेशन है? भाई है। तो सिबलिंग को टारगेट करना हो ना, या भाई को या बहन को,
तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो सिबलिंग का क्या नाम है? पेजेस। नाम लिख दिया। अच्छा, पेजेस लिखने के बाद अगर तो पेजेस कोई फोल्डर है तो आप स्लैश लगा के उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, और अगर सिबलिंग कोई फाइल है तो आप डॉट लगा के उस फाइल की एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये पेजेस फाइल है या फोल्डर है? तो मैं क्या लगाऊंगा? स्लैश लगा के इसके अंदर चला गया। अब इसने मुझे सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया, ये सॉफ्टवेयर ने आसानी की है। अगर ये मैं नोटपैड पे करता ना, ये मुझे नजर नहीं आता, ये मुझे अंदाजे से करना पड़ता। तो मुझे जाना है home.html पे, तो मैंने क्या लिख दिया? home.html। चला के देखते हैं इसको भाई क्या लेके आ रहा है। देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है, मैंने होम पे क्लिक किया। किस पे ले आया मुझे? होम पेज पे। मैं बैक आ गया। तो इसी तरह मैं कॉन्टेक्ट का भी दे देता हूँ और अबाउट का भी दे देता हूँ। सही है भाई? कॉपी कर लिया इसी को ही और 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें चले जाएगा ये अबाउट पे और इसमें चले जाएगा ये कॉन्टेक्ट पे। सर इसमें टारगेट के एट्रीब्यूट यूज हो सकता है? इसमें बिल्कुल हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि सेम वेबसाइट पे है ना। सेम वेबसाइट पे अगर हमारे पास 20 पेजेस हो और वो 20 के बीच खोल ले तो उसके बाद 20 टैब खुल जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरी बात है कि 20 टैब उसके बाद आपने खुलवा दिए। तो सेम पेज लिंकिंग होगी ना तो उसमें टारगेट ब्लैंक नहीं करेंगे, और अगर अदर साइट पे लिंकिंग होगी तो उसमें टारगेट ब्लैंक करेंगे। तो अबाउट आ गया और इसका नाम क्या था? contact.html। तीनों के नाम दे दिए और तीनों पेजेस के चिल्ड्रन थे, तो पेजेस का नाम पहले दिया और फिर उनका नाम दिया। रीलोड किया, मैं गया अबाउट पे, अबाउट पेज पे आ गया। मैं गया कांटेक्ट पे, कांटेक्ट पेज पे आ गया। क्लियर है भाई? सर डायरेक्ट पेज का नाम नहीं दे सकते? लाजमी है? डायरेक्ट पेज का नाम जब देंगे जब ये पेज इसका सिबलिंग हो। ठीक है भाई? अगर ये पेज यहाँ पे बना हो, जैसे मैं यहाँ पे भी एक पेज बना देता हूँ xyz.html। ठीक है, ये पेज कहाँ पे बना हुआ है? डायरेक्टली बना हुआ है ना। तो मैं एक और लिंक दे रहा हूँ, xyz पे जाना है मुझे, li a का टैग, मुझे जाना है xyz पे। तो इसका क्या बनेगा लिंक? xyz, क्योंकि इसका सिबलिंग है तो सिबलिंग का नाम लिखते हैं, और ये क्योंकि फाइल है तो स्लैश नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? .html आ जाएगा। तो इस पे हम स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि इस पेज पे आने के बाद पता चल जाए हमें कि हाँ भाई यहीं पे आया है। ठीक है, xyz पेज रीलोड किया मैंने, xyz पे क्लिक किया, xyz पे आ गया। क्योंकि ये इसका सिबलिंग था, मुझे यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना नहीं पड़ा, मैंने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। सिबलिंग को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए किसी फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड को एक्सेस करना हो ना किसी के, तो पहले उसके पेरेंट का नाम और फिर चाइल्ड का नाम। फोल्डर वाले को लाजमी है कि हम पहले फोल्डर का डायरेक्टरी? बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। देखिए इसमें एक और प्रैक्टिस भी होती है, लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि ये ऊपर लिखा हुआ है यूआरएल पूरा इसका ना, ये यूआरएल नहीं होता, ये पाथ होता है। ये कॉपी किया और यहाँ पे href में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई पूरा। तो क्या अब भी जाएगा? xyz चला गया। ठीक है भाई, इससे भी चल रहा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि हमने ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। हमने क्या किया, ये अपने सिस्टम का पाथ दे दिया। ये जो फाइल लिखा हुआ आ रहा है, ये डी ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है, wam वीकेंड लिखा हुआ आ रहा है, ये सब फोल्डर कहाँ बने हुए हैं? हमारे कंप्यूटर में। और हमारी वेबसाइट का कौन सा फोल्डर है? ये वाला मेन। वेबसाइट का ना एक ही फोल्डर होता है। तो जब हम अपनी वेबसाइट किसी सर्वर पे अपलोड करेंगे तो अब सर्वर के पास ये सारे फोल्डर नहीं होंगे, तो सर्वर क्या करेगा? इस पेज पे जाने से मना कर देगा, वो बोलेगा भाई नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है? तो सर्वर सिर्फ किसको जानता है? हमारे इस फोल्डर को, क्योंकि सर्वर पे सिर्फ ये फोल्डर जाएगा, हमारा पूरा कंप्यूटर उठ के नहीं जाएगा। हाँ, अगर हम अपने कंप्यूटर को ही पूरे सर्वर बना दें, जो कि अभी हमें आता नहीं है ना बना सकते, ठीक है, तो ये काम हो सकता है, वरना ऐसा कभी भी हमें नहीं करना है। आगे इमेज आप पढ़ेंगे, इमेज में भी काफी सारे लोग ऐसे करते हैं, वीडियो में भी कर देते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना। कभी भी पाथ का काम आए ना कि एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना है,
या इमेज उठा के इस फाइल में लानी है, तो हमेशा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, कैसे भाई? डायरेक्टली फाइल का नाम दे देंगे। अच्छा जी, एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको भी थोड़ा समझ लेना ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ है एक ऑनलाइन शॉप का। इसमें सबसे मेन फोल्डर कौन सा है? ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप है ना, उसके कितने चाइल्ड हैं? 4 क्यों बोल रहे हैं भाई? 5 है ना, बच्चे दो 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सही है, समझ में आ गया इसका मतलब। अच्छा, फैशन के कितने चाइल्ड हैं? 3 है ना, 2 लड़के और 1 लड़की। वुमेन, मैन और इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है भाई। और लॉग इन साइन अप के कितने चाइल्ड हैं? 3 लड़कियां हैं। ठीक है भाई। तो अब देखिए, अगर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ ना, एक ऑनलाइन शॉप बनाने जा रहा हूँ, तो उसका मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रख सकता हूँ। तो ये अच्छे तरीका है बहुत कि भाई मुझे पता भाई फैशन के अंदर ये फैशन से रिलेटेड पेजेस पड़े हुए हैं, लॉग इन साइन अप के अंदर उससे रिलेटेड पेजेस पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उससे रिलेटेड पेजेस पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब मुझे ना समझना है कि अगर मुझे index.html पे मैं अभी खड़ा हुआ हूं, अच्छा हमारी मेन फाइल जो होती है ना हमेशा, वो कौन सी होती है? index.html, जहां से वेबसाइट चलना शुरू होती है। ठीक है, अब जैसे आप में से किसी ने एक वेबसाइट बनाई कंप्लीट और मुझे भेज दी, उसका पूरा जिप फाइल बना के मुझे भेज दी, बोला ये ले मेरी वेबसाइट। अब उसमें मुझे नजर आ रहा है कि हाँ about.html, electronic.html, फिर आपका नाम मिसाल के तौर पर ali.html। अब मैं परेशान, मैं बोलूँ भाई इसको चलाऊं कहाँ से, शुरू कौन सी फाइल से करूं? फिर मैं आपको कॉल करके पूछूंगा भाई मैं शुरू कहाँ से करूं वेबसाइट, आप बोले भाई ali.html से कर दो। तो ali.html से शुरू करूंगा तो मुझे वेबसाइट का मेन पेज नजर आएगा। तो अब इसमें क्या हुआ, मुझे आपसे पूछना पड़ा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड है, जो भी आपका मेन फाइल है उसका नाम आप रख देते हैं इंडेक्स। जो देखने वाला होगा ना उसको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इंडेक्स से वेबसाइट शुरू हो रही है, तो वो हमेशा इंडेक्स खोलेगा। ये बंदे के ऊपर भी बात है कि वो इंडेक्स खोलेगा, और सर्वर भी ऐसा करता है। जब आप अपनी वेबसाइट सर्वर पे अपलोड कर देते हैं ना पूरे फोल्डर को, तो सर्वर भी इंडेक्स से आपकी वेबसाइट शुरू करता है। अगर उसको इंडेक्स नहीं मिलेगी तो आपकी वेबसाइट चलाएगा ही नहीं, वो बोल देगा भाई नॉट फाउंड। अगर उसको इंडेक्स मिलेगी तो वो चलाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम अपनी मेन फाइल का नाम रखते हैं इंडेक्स, चाहे वो HTML की बात हो रही हो, PHP में भी ये रखते हैं, अगर कोई हो PHP वाला या दूसरी चीजें जो उस पर भी इंडेक्स नाम रखते हैं। अच्छा, अब इंडेक्स से मुझे अगर आना हो फैशन के किसी पेज के अंदर, या लॉग इन साइन अप के किसी पेज में, या इलेक्ट्रॉनिक के किसी पेज में, तो कैसे आएंगे? रिलेशन का पता चल गया, ये भाई चाइल्ड है, ये पेरेंट है। ठीक है भाई, फाइल भी इसके चाइल्ड है, ये ग्रैंड चाइल्ड होगा ऑनलाइन शॉप के। अच्छा, अब मुझे जाना है index.html से reviews.html पे। ये दोनों आपस में क्या है? सिबलिंग है। तो सिबलिंग को एक्सेस करने के लिए हमेशा उसका डायरेक्ट नाम दे देते हैं, डायरेक्ट नेम। तो मैं इंडेक्स पे खड़ा हुआ, मैंने क्या दे दिया? reviews.html दे दिया। अच्छा, अब मुझे index.html से जाना है login.html में। तो अब हम देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है। login.html चाइल्ड है लॉगिन साइन अप का, तो मुझे लॉगिन को एक्सेस करने के लिए पहले जाना होगा लॉगिन साइन अप तक, और फिर उसके चाइल्ड के पास जाना होगा। ठीक है भाई, और हमारा क्या होता है, देखिए अच्छा तरीका यही है कि 2 भाई हैं, उसके बच्चे ने की बदतमीजी, और हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट चमाट, बाद में देखेंगे क्या हो। वरना अच्छा तरीका क्या है कि भाई उसके फादर से बात की कि यार आपके बच्चे ने बदतमीजी की है, पहले उसको एक्सेस किया और फिर उसने उसके जरिए उसको एक्सेस किया, ये सही तरीका है। तो यहाँ पे ना यही वाली बात है कि आप index.html से एक्सेस करना चाह रहे हैं login.html को, तो आपने पहले एक्सेस करना होगा लॉगिन साइन अप को, और फिर एक्सेस करना होगा login.html को। कैसे?
लॉगिन साइन अप क्योंकि सिबलिंग था उसका डायरेक्ट नाम दे दिया, और ये एक फोल्डर था आपने क्या दिया लॉगिन साइन अप स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल। तो ये इंडेक्स से उठ के यहाँ पे चले जाएगा लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे जब भी इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा। अच्छा, अब मुझे इंडेक्स से जाना है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। इलेक्ट्रॉनिक सिबलिंग है इंडेक्स का, इलेक्ट्रॉनिक का चाइल्ड है मोबाइल, और मोबाइल का चाइल्ड है इंडेक्स। तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा इलेक्ट्रॉनिक के पास, स्लैश लगा के फिर जाना होगा मोबाइल फोन के पास, स्लैश लगा के फिर जाना होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 20 टाइम्स नेस्टेड है कोई फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो उस तक भी हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे भाई, स्लैश लगा लगा के फोल्डर नेम स्लैश फोल्डर नेम स्लैश, तो इस तरह हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो भाई ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस कैसे किया, फोल्डर का नाम स्लैश, फोल्डर का नाम स्लैश और फिर फाइल का नाम। अच्छा, फोल्डर से बाहर आने वाली बात अब आ गई हमारे पास। अब हम आ चुके हैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे। किस पे आ गए, और लॉगिन से हमें जाना है वापसी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। तो हमें आना होगा लॉगिन के फोल्डर से बाहर। तो फोल्डर से बाहर आने के लिए हम लगाते हैं डबल डॉट और स्लैश। डबल डॉट और स्लैश क्या करता है, हमें फोल्डर से बाहर निकाल के ले आता है। मतलब अगर हम यहाँ खड़े हुए ना लॉगिन पे और हमने डबल डॉट स्लैश लिया लगा दिया, तो ये हमें ले आएगा इस जगह पे, ऑनलाइन शॉप पे, ऑनलाइन शॉप के अंदर इस लाइन में ले आएगा ये। और फिर हमने स्लैश लगा के क्या बोला, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो अब हमें यहाँ से उठा के ये इंडेक्स पे ले जाएगा। ठीक है, अगर हमें कोई नेस्टेड फोल्डर से बाहर आना है, मतलब मोबाइल फोन के अंदर जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उससे बाहर आना है इंडेक्स पे, तो हमने पहले लगाया डबल डॉट स्लैश, तो हम मोबाइल फोन से बाहर आ गए, यहाँ पे आ गए। फिर हमने एक और बार लगाया डबल डॉट स्लैश, तो अब हम यहाँ पे आ गए, और फिर हमने डायरेक्ट फाइल का नाम दे दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इसी तरह अगर 10 फोल्डर के अंदर होते हम तो क्या होता, 10 बार डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश फोल्डर के बाहर आते रहते हम। ठीक है, तो ये एंड है स्लाइड का ना। तो ये काफी टाइम पहले की बनाई हुई है मैंने, तकरीबन 3 साल पहले। ठीक है, तो हाँ, तो उसका आप एड्रेस दें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल फोन से बाहर आके होम अप्लायंस में जाना है, होम अप्लायंस में जाना है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स से बाहर आने के लिए आपने लगाया डबल डॉट स्लैश, आप इंडेक्स के बाहर इस लाइन में आ गए, ये जो लाइन नजर आ रही है, फिर आपने लगा दिया होम अप्लायंस डायरेक्ट। ठीक है भाई, और फिर आप उसकी फाइल में चले गए। ठीक है भाई, देखिए ये ना आपको VS कोड भी दिखाता है बड़े आराम से ना। अब मैं क्या करता हूं, अपने पेजेस के अंदर मैं एक बैक का ऑप्शन देता हूं। यहां पे मैं एक लिंक बना रहा हूं, ये लिंक होगा बैक, कि भाई बैक पे जब यूजर क्लिक करे दोबारा होम इंडेक्स पे आ जाए। तो किस तरह होगा मुझे बताएं, डबल डॉट स्लैश क्यों आएगा, डायरेक्ट इंडेक्स क्यों दूंगा मैं, क्या अबाउट और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपस में सिबलिंग है, दे सकते हैं, क्यों, चेक कर लेते हैं। चलो भाई चेक कर लेते हैं ना, चेक करने में क्या जा रहा है। अच्छा, मैं आया यहाँ पे, मैं गया होम पे। अच्छा, किस पे दिया हमने बैक, अबाउट पे। मैं गया अबाउट पे, मैंने कहा बैक, इसने क्या बोल दिया, योर फाइल couldn't बी एक्सेस। ठीक है भाई, क्योंकि इसको कोई इंडेक्स मिल ही नहीं, क्योंकि इसके सिबलिंग में कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जिसका नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो। डायरेक्ट फाइल का नाम ना हमेशा सिबलिंग में देते हैं। किस में देते हैं, अच्छा, क्योंकि ये सिबलिंग नहीं है तो अब हमें सही इसका बात क्या बनेगा, डबल डॉट स्लैश देके हम पेजेस के फोल्डर से बाहर आएंगे। हम किस लेवल पे आ गए, मेन। अब इसने बता दिया कि भाई आप जिस लेवल पे खड़े हो वहां पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, वहां पे एक पेजेस का फोल्डर है, और वहां पे एक xyz डॉट एचटीएमएल है। किस पे जाना है, मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब चला के देखते हैं भाई। रीलोड किया, मैं गया अबाउट पे, मैं वापसी बैक आया, आ गया भाई। तो इस तरह फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट स्लैश, और फोल्डर के अंदर जाने के लिए फोल्डर का नाम और स्लैश।
जितना भी नेस्टेड हो, जितना भी बाहर आना हो, डबल डॉट स्लैश लगाते रहे। अगर किसी ने ये कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह या लिनक्स वगैरह थोड़ी सी यूज़ की हो, उससे भी हम इस तरह करते हैं, cd डॉट डॉट लगाते हैं, बाहर आ जाते हैं, cd फोल्डर का नाम देते हैं, फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। तो ये वही वाली चीज़ है जो हम HTML में कर रहे हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ HTML में नहीं बल्कि CSS में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, आगे रिएक्ट में भी, मोबाइल ऐप में भी, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हर जगह ये काम आती है, सेम चीज़ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हर जगह यही चलता है और हर सर्वर को यही समझ में आता है, हर सर्वर यही समझता है। डायरेक्ट फाइल का पाथ कोई भी नहीं समझता। फोल्डर का नाम स्लैश, फोल्डर का नाम और स्लैश, गो टू दिस फोल्डर। अच्छा इसमें हाँ, नेविगेट टू होम पेज। नहीं नहीं, ये तो टैक्स है ना, ये टैक्स है, ये आपने जो यूजर को दिखाना है वो लिखा दो। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है समझाने के लिए। इसमें आपको जो चाहते हैं ना आप यूजर को दिखाएं। जिस तरह भाई अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, किसी न्यूज़ वेबसाइट पे चले जाता हूँ, डॉन पे चले जाता हूँ भाई, तो इसमें देखिए ये पेजेस बने हुए हैं। अब इस पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, पाकिस्तान। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका URL भी पाकिस्तान है, इसकी फाइल का नाम भी पाकिस्तान है, क्योंकि ये हो सकता है एक दूसरे के सिबलिंग हो। तो ये आप जो एक टैग के अंदर लिखते हैं ना, वो ये वाला टेक्स्ट होता है जो यहाँ यूजर को नजर आता है। यूजर को पाथ नजर नहीं आता, यूजर को सिर्फ जो आप एक टैग के अंदर लिखते हैं वो नजर आता है। अच्छा देखिए इन्होंने पाकिस्तान का लिंक क्या बनाया हुआ होगा, ए का टैग और इन्होंने लिखा हुआ है स्लैश पाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से लिंक बनाए हुए हैं। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई भी होगी, कोई अच्छा तरीका होगा जिस वजह से इन्होंने ये किया हुआ है, वरना HTML में रहते हुए हम ये करते हैं, फाइल का पूरा नाम देते हैं, फोल्डर से बाहर आने डबल डॉट स्लैश देते हैं, फोल्डर के अंदर जाना है फोल्डर का नाम और स्लैश देते हैं। क्लियर है भाई? तो इसको हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अच्छे से समझनी है, हर हाल में आपको समझ में आ जानी चाहिए ये ना। और ये जब भी समझ में आएगी आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जी क्या चेंज कर देंगे? हाँ स्लाइड मिल जाएगी आपको, दे दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी होगी ना उतनी आप करेंगे। अच्छा अभी हम एक काम करते हैं, वेब होस्टिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, जो मैंने आपको बताया था वेब होस्टिंग जो है ना, हम ये ऐसी पढ़ रहे हैं जो 1 मिनट में हो जाती है। 1 मिनट भी हो सकता है, मैंने ज़्यादा बता दिया, जल्दी हो जाती है, हाफ मिनट में हो जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने फोल्डर उठाना है, अपलोड कर देना है, आपको एक बदले में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो उसको आपकी वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो सादिक नेटलिफाई पढ़ा दो आगे। ठीक है भाई, तो सादिक आपको पढ़ाएंगे नेटलिफाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है और इतना अच्छा है कि यार देखिए अभी हमारी दूसरी क्लास है, हम वेब होस्टिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो सादिक आपको बताएंगे कि किस तरह करते हैं नेटलिफाई पे। अकाउंट वाला भी बता देना और बगैर अकाउंट के बता देना, इधर बैठ जाओ। फायरबेस होता है ना, वो तो बाद में पढ़ेंगे, ये सबसे आसान है होस्टिंग जो पढ़ रहा है ना अभी। गिटहब भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट गिटहब पे ना अभी सारे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, किसी को गिटहब समझ में नहीं आएगा, अभी किसी को समझ में आएगा। गिटहब की ना आप सिर्फ अभी प्रोफाइल बना के रखें, फिर गिटहब यूज कैसे होता है ना ये 2-3 क्लासों के बाद देखेंगे। तो देखिए यार, ये नेटलिफाई आपके पास एक ये कह रहे कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट मौजूद है तो आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप साइन अप करेंगे। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि भाई आपने गूगल से लॉगिन करना है, मतलब साइन अप करना है, गिटहब से करना है, या आपके पास एक बिट बकेट होता है। तो अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है तो आप बना लें। ठीक है, अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ईमेल लिखनी है अपनी, जो भी ईमेल हो, देन पासवर्ड।
तो मेरे पास गिटहब अकाउंट मौजूद है तो मैं गिटहब से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। गिटहब का अकाउंट बनाया सबने? सब गिटहब से कर लेना। अच्छा वैसे ना अकाउंट बनाए बगैर भी हो जाता है काम, लेकिन फिर वो टेम्परेरी होता है, 1 घंटे के लिए होता है लिंक। अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो फिर वो परमानेंट लिंक बन जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ फ्री है, फ्री। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गिटहब से हम लॉगिन करते हैं। अच्छा फिर इसमें और कुछ भी होगा, आप लिंक को एडिट भी कर सकेंगे, जो लिंक बनेगा उसको दोबारा अपडेट भी कर सकेंगे, वो बाद में देख लेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे अपलोड कैसे करें और लिंक कैसे बने। ईमेल खोलना पड़ेगी, मेरा खोल लो, मेरा गिटहब खोल लो। मुझे भी अगर दे दिया तो। किसी का हम नया अकाउंट बना देते हैं ना, एक काम करते हैं, अकाउंट बनवा लो कोई अपना। किसका बना है? ईमेल चल रही है आपके पास? ईमेल पे अगर नोटिफिकेशन आए, नेट चल रहा है? चलो सही है। ईमेल बताओ। सुफियान SUFIYAN SUFIYAN खटक KHATTAK 14@gmail.com। अच्छा भाई पासवर्ड हम आपका ना रख देते हैं कुछ भी, फिर वो आप रीसेट कर लिएगा। सही ईमेल पे ना इसको वेरीफाई कर दो, ईमेल आई होगी। पासवर्ड भूल गया क्या मैं डाल के? ओके यार, कर दिया वेरीफाई। वेरीफाई कर दिया सर। पियान खटक 14@gmail.com। @gmail.com। K है T करके आ रहा है। सही है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब वो नेटलिफाइड ड्रॉप पे चले जाओ डायरेक्ट ना गूगल पे। अच्छा ये सर्वे यहाँ पे जो भी आपसे पूछे ना, आप इसको बताते रहिएगा कि भाई आप स्टूडेंट हैं, स्कूल कर दें या पर्सनल कर दें, जो भी कर दें। अच्छा गूगल पे आप लिख दें नेटलिफाइड ड्रॉप, या डायरेक्टली ना वहां से भी जा सकते हैं, ऑप्शन में ना जाके कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, अकाउंट कंप्लीट कर दें पहले ना। ये देखें यहाँ से इसको कर देते हैं हम कि इसको यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, और हम बना रहे हैं इस पे पर्सनल साइट, ठीक है भाई। और इसको हम बोल देते हैं हमें अदर, और हमारा नेम क्या है, सुफियान कर दो इसको। बल्कि ये क्या बोल रहा है, नेम ऑफ योर टीम SMIT कर दो इसको, ठीक है भाई। कंटिन्यू। और ये क्या पूछ रहा है, गिटहब से करना, डिप्लॉय विद गिटहब नहीं, गिटहब रिप्लाई और फर्स्ट पूछे, स्किप दिस स्टेप कर देना है, ठीक है भाई। स्किप करके अब ये आपको यहाँ पे आ जाएगा लेके। साइड से। अब हमें जाना है साइट्स में, और यहाँ पे ऐड न्यू साइट का ऑप्शन होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये वाला भी होता है कि यहाँ पे भी आप कर सकते हैं ड्रॉप, और इसका एक अलग से भी लिंक होता है। वो लिंक क्या है बता दो अधिक। netlify/drop, ठीक है। अच्छा इसका जो कंप्लीट URL है वो है app.netlify.com/drop। मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, या कोई भी सेंड कर दे व्हाट्सएप ग्रुप में। सर अगर हम netlify.com लिखते तो भी आ जाता है। netlify.com/drop लिखे तो भी आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। तो आपकी जो रिपोजिटरी होगी
जो आपने बनाई होगी फॉर एग्जांपल Folder होगा। फोल्डर डायरेक्टरी, सॉरी। लाजमी याद रखिएगा कि जो भी आप फोल्डर अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर इंडेक्स की फाइल लाजमी होनी चाहिए। अगर इंडेक्स की फाइल मेन पे नहीं रखी हुई होगी तो आपकी लिंकिंग भी नहीं होगी और वो होस्ट भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर पूरी आपकी डायरेक्टरी और मेन कहाँ रखी हुई है आपकी index.html। तो हमें इन सबको उठाकर ड्रैग नहीं करना, हमने आपका जो मेन फोल्डर है इसको बस उठाना है और यहाँ पर ड्रैग कर देना है। तो ये क्या हो रहा है, अपलोडिंग हो रही है, थोड़ी देर के बाद ये आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, अजीब सा एनोनिमस लिंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है भाई, डिप्लॉय सक्सेस आ गया। ठीक है, ये आपका लिंक जनरेट करके दे दिया इसने अजीब सा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट जो आपने अभी बनाई थी वो खुल जाएगी। अगर आपने किसी को भी शेयर करनी है कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई है, सिंपल आपने ये इसको यूआरएल दे देना है। अभी कितना एनोनिमस यूआरएल आ रहा है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो किस तरह चेंज करेंगे, जहां आपकी इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी जहां आपकी वेबसाइट लिंक आ रहा होगा, आपने जाना है डिप्लॉय सेटिंग में, चेंज हो गया है साइट सेटिंग। अच्छा, ये डोमेन जो है ना ये अलग चीज है, आपको एक जो है साइट का Site नाम setting भी आती मिलेगा है। ना यहाँ पे ओवरव्यू में सर, ओवरव्यू में ओवरव्यू के अंदर। ये साइट सेटिंग आ रहा है, ठीक है। साइट ओवरव्यू में जाएंगे, देन आपके पास साइट सेटिंग आएगा, यहाँ पर आप चेंज Change site साइट name। नेम कर सकते हैं। ओवरव्यू, साइट सेटिंग और चेंज साइट नेम। अब मैं रखता हूँ SMIT लिंक वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब मैं क्या करूँ, चेंज कर दूंगा। बट ये याद रखिएगा कि फर्स्टली जो आपका लिंक जनरेट हुआ था वो आपने किसी को शेयर कर दिया, ठीक है। देन आपने साइट नेम चेंज कर दिया, तो जो उसके पास करंट लिंक होगा वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने नाम को चेंज कर दिया। अब वो नाम के साथ साथ आपका यूआरएल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, समझ में आई? तो इसमें एक दो चीजों का ख्याल आपने रखना है। वो क्या है कि आपका मेन फोल्डर एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो अलग अलग फोल्डर में आप वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट का फोल्डर एक ही हो, फोल्डर के अंदर index.html फाइल लाजमी हो, कोई और नेम होगा तो नहीं चलेगी। फाइल के अंदर या फोल्डर के अंदर कोई स्पेस ना हो, ठीक है भाई। तो इस तरह आप ड्रॉप करेंगे और वो डिप्लॉय कर देगा। अच्छा, अब असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगे वो भी ये वाला लिंक करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट मैं आपको बता देता हूँ। आपने अब खोलना है एक अपना अच्छा सा रेस्टोरेंट, ठीक है भाई। क्या खोलना है? रेस्टोरेंट, ठीक है भाई। तो उसमें हम कुछ डिशेस बेचेंगे जिसमें हमारे पास मिनिमम 10 से 15 हो, 15 डिशेज हो। बिरयानी, कौरमा, निहारी, ठीक है। जो जो अच्छे अच्छे आपको नाम आते हैं सारे लिख देने लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब इनकी सब कैटेगरीज भी होनी चाहिए। अच्छा, पहले ऊपर आ जाएगा टॉप पे रेस्टोरेंट का नेम बड़ा करके, जो भी आपने लिखना हो लिख देना। अच्छा, उसको आप सेंटर भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। वैसे तो सेंटर सीरियस से होगा। कैसे? सेंटर का एक टैग होता है HTML4 का, पुरानी HTML का, वो आप यूज करके आप रेस्टोरेंट का जो नेम है उसको सेंटर कर देंगे। लिस्ट बनाएंगे, सारे डिशेस लिख देंगे, सब कैटेगरीज लिख देंगे। जैसे बिरयानी तो चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी वगैरह सब इस तरह करके जितना नेस्टेड आप बना सकते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। फिर वो जो आप सब कैटेगरी बनाएंगे चिकन बिरयानी का एक लिंक होगा और उसका एक फोल्डर और एक पेज बना हुआ होगा अलग। तो जब मैं चिकन बिरयानी पे क्लिक करूंगा तो मैं चला जाऊंगा चिकन बिरयानी के पेज पे, चिकन biryani.html, ठीक है भाई। वहां पे उस पेज पे होगा एक हेडिंग बड़ी सी जिसमें लिखा होगा चिकन बिरयानी, और एक होगा पैराग्राफ उस चिकन बिरयानी के बारे में डिटेल लिखी हुई होगी कि भाई ये पाकिस्तानी डिश है और ये इन सारी चीजों से मिलके ये बनाई गई है। पहले आपको नहीं आती, उठा लिएगा कहीं से, ठीक है। कोई भी चीज का लिख नहीं, सबका लिंक होना चाहिए, सबका। तो टोटल 15 होंगी डिशेस। अच्छा, सब कैटेगरीज हर किसी की 1 2 3 इस तरह बना लिएगा, ठीक है। और जो सब कैटेगरी होंगी ना उनके पेजेस होंगे, सिर्फ सब कैटेगरी के पेजेस होंगे।
जैसे पेज पे जाएगा वहां क्या होगा, एक मेन हेडिंग और दूसरा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। समझ में आ गया असाइनमेंट? अच्छा, हम एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें सबसे पहले रेस्टोरेंट का नाम आएगा टॉप के ऊपर। लिस्ट को यूज करते हुए हम उसमें 15 डिशेज ऐड करेंगे। समझे, मेन्यू बना रहे हैं एक तरह का ना, ये मेन्यू है भाई हमारे रेस्टोरेंट का। ऊपर आप लिख भी दिएगा कि भाई मेन्यू। तो उसमें पूरी 15 डिशेस की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट को यूज करते हुए बिरयानी, कौरमा, निहारी वगैरह इस तरह करके। फिर उसमें आएगी सब कैटेगरी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा कि भाई उसके अंदर चिकन बिरयानी, आलू बिरयानी इस तरह करके पूरी बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट। और वो जो नेस्टेड वाली जो लिस्ट होगी उसके पेजेस बने हुए होंगे। मैंने क्लिक किया चिकन बिरयानी पे तो मैं चले आऊंगा चिकन biryani.html पे, और वहां पे जाके मुझे क्या होगा, एक चिकन बिरयानी की हेडिंग नजर आएगी और उसका थोड़ा सा पैराग्राफ नजर आएगा, उसके बारे में डिटेल नजर आएगी। हो जाएगा? मैं क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगा, लिख के समझा भी दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो आपने ये करना है। मैंने डाला हुआ है क्लासरूम में ऐड तो क्या, नहीं, अगर आप मेरे पोस्ट देखेंगे ना, पोस्ट में डाला हुआ है। दोबारा डाल दिया ना, सही, आप ज्वाइन कर लेगा। सर असाइनमेंट जो क्लासरूम में सबमिट करवा रहे हैं तो रोल नंबर कैसे आपको एनालिसिस करेंगे आप? हमारी ईमेल तो नाम से नाम चेंज हो किसी की, कोई मसला नहीं है, वो हम क्लास में नेम कॉल करके देखते हैं। ठीक है भाई, क्लास में नेम कॉल कर देते हैं, आप बताएंगे कि भाई ये मेरा है, बात खत्म। ठीक है, वरना रोल नंबर से इस पे कोई वो बात नहीं है। हमारे साथ सर सादिक भी होंगे भाई। ठीक है, तो आपकी हेल्प काफी अभी भी की इस हफ्ते में। जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ज्यादा तंग नहीं करिएगा, ज्यादा तंग करेंगे तो पता है कोई भी फिर हेल्प नहीं करेगा। आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी करा करें। ठीक है भाई, ग्रुप पे कोई भी कुछ पूछे ना तो हम ना बता पाए तो जिसको पता हो वो बता दे। ठीक है, अच्छी बात होती है बहुत। दूसरा ये कि आप सब आपस में भी ग्रुप बना लें अपने, कि भाई जो लोग आपस में बैठ रहे हैं 4-5 लोग आराम से अपना ग्रुप बना के ग्रुप स्टडी करें, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। और ऐसी कोई टेंशन की बात भी नहीं है, सारे लड़के हैं, डर भी नहीं लगेगा कि यार ये लड़की है मैं कैसे ग्रुप बनाऊं। ठीक है, तो ये वाली बात भी नहीं है। तो इस तरह से ग्रुप बना ले, अच्छा हो जाएगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। तो अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई छुट्टी हो गई तो उसमें भी हेल्प होती है। वैसे तो छुट्टी देखें बिल्कुल होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ग्रुप बना हुआ होगा ना तो आपकी हेल्प होगी काफी। तो इस तरह भाई किसी को बाकी कोई भी मसला हो रहा है वो भी पूछ सकते हैं आके, बताने के लिए हम बैठे हैं। कोशिश करें उस मसले को पहले खुद से हल करने की कोशिश करें, खुद से ना हो किसी दोस्त से हेल्प है, फिर भी ना हो तो फिर हमें बोल दे कि यार ये मसला आ रहा है, तो फिर देख लेंगे उसका मसला। किसी का कोई सवाल नहीं है भाई? भागने की पड़ी है, इतवार का दिन है, जाना है कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, तो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, ये रिकॉर्डिंग जो है ना ये वाली मिल जाएगी आपको। इसको बंद कर देते हैं, बंद करना भूल गया था।